देखिएगा, आज की हमारी क्लास रहेगी BHIC 105 का पार्ट नंबर 2 है। इससे मैंने आपको पहला पार्ट मैंने पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको 8 चैप्टर करवा रखे थे, ठीक है? तो आज इसमें जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने पहला चैप्टर नहीं करवाया था, सबसे पहले मैं पहला चैप्टर ही करवाता हूँ। देखिएगा, जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? ऐतिहासिक स्रोत। कहने का मतलब क्या है? जो अगर हम बात करें तो आपकी जो बुक है 750 से लेकर के 1206 तक है। तो 750 से लेकर के 1206 तक जो खास तौर से ऐतिहासिक स्रोत हैं, यानी इनके बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो देखो, सात इतिहास लेखन में अगर हम बात करें 750 से लेकर के 1200 तक जो मिलता है, वो सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से, रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं? ज़्यादातर जो रिसोर्स है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, हमको कहाँ से मिलती हैं? जो साहित्यिक स्रोत हैं, यानी लिटरेचर से मिलता है। जैसे उसमें जीवनी और यात्रा वृत्तांत, भाई जिन लोगों ने भारत की यात्राएँ की या भारत का भ्रमण किया, उनके ज़रिए मिलता है। या जो शिलालेख हैं, जो राजाओं महाराजाओं ने शिलालेख लिखवाए या स्तंभ लेख लिखवाए, उन शिलालेखों से पता चलता है कि भाई 750 से लेकर के और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों से इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। मंदिरों से, पुराणों से, धर्म शास्त्रों से, ये जितनी चीज़ें हैं, इन सब से क्या है, हम लोगों को जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे धर्म शास्त्र हैं, कविताएँ हैं, गीत है, संगीत, यानी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे 750 से लेकर के 1206 तक इतिहास लेखन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो हम लोगों को स्रोत मिलते हैं, क्या मिलते हैं? जो हमारे स्रोत मिलते हैं, ठीक है? हम लोग उन स्रोतों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या देखो, यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत का मतलब होता है कि भाई मेरे 1250 सॉरी 750 से लेकर के 1206 तक जो पूरा इतिहास लिखा गया, उस पूरे इतिहास लेखन में कहाँ-कहाँ से जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो पहले सबसे पहले इतिहास लेखन में स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत सबसे ज़्यादा हैं। क्या है? सबसे ज़्यादा साहित्यिक स्रोत ही हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला है जीवनी और यात्रा वृत्तांत। जैसे राजाओं की जो जीवनियाँ लिखी गई हैं, जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, उन जीवनियों और यात्रा वृत्तांतों से क्या होता है, हम लोगों को जानकारियाँ प्राप्त हुई। देखो, उत्तर गुप्तकालीन इतिहास लेखन में 3 प्रकार के वृत्तांत है। जैसे चरित्र, जैसे किसी राजा के बारे में उनका चरित्र लिखा गया, उससे हमें इतिहास लेखन में काफ़ी जानकारी मिलती है। प्रशस्ति पत्र, जैसे कई बार दरबारी कवि होते थे तो क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। प्रशस्ति यानी प्रशंसा करना। जैसे दरबारी कवि होता तो अपने वो क्या करता था, अपने राजा महाराजा की क्या करता था, प्रशंसा करता था, बड़ाई करता था। या वंशावलियां, जो राजाओं महाराजाओं की इतिहास लेखन में जो वंशावली है, कौन सा शासक था, उसके बाद कौन सा बना, उसने कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं, इस प्रकार के जो जीवनी यात्रा वृत्तांत हैं। और जो चरित हैं, जैसे हर्ष चरित है, बुद्ध चरित है, रामचरित है, ये जो किताबें लिखी गई, इनसे कह सकते हैं इतिहास लेखन में हम लोगों को क्या है, कई प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को कह सकते हो भाई मेरे प्राप्त हुई है। दूसरा है शिलालेख। प्रारंभिक भारत में कई प्रकार के शिलालेख होते थे, जैसे शाही फरमान, मन्नत पूरा होने पर उपहार भेंट। जैसे राजा ने कोई शाही फरमान सुनाया है, शासक का कोई फैसला है, तो उसको भी शिला मतलब पत्थरों पर लिखा जाता था। इससे भी हमको इतिहास लेखन में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे भैया किसी राजा महाराजा की मन्नत पूरी हो गई, जैसे राजा को भाई बहुत समय से लड़का पैदा नहीं हो रहा था, तो बच्चा पैदा हो गया, या कोई मन्नत है यानी कोई दुआ कबूल हो गई है, तो इसमें राजा महाराजा क्या करवाते थे, शिलालेख लिखवाते थे, पत्थरों पर लिखवाते थे। वहां से हमें इतिहास लेखन में जानकारी प्राप्त हुई। या किसी ने किसी को उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट या उपहार होता था, उसका भी शिलालेख लिखवाया जाता था, उस पर भी लेख लिखवाते थे। किसी की प्रशंसा में, जैसे किसी राजा की प्रशंसा में शिलालेख लिखवाया गया है, तो उस इन सारे शिलालेखों से, जैसे भूमि अधिकार, जिसे राजा के जरिए किसी को सामंत बनाया गया है, या किसी को भूमि दान दिया गया, तो राजा महाराजा जो थे इनके भी शिलालेख लिखवाते थे। तो इन शिलालेखों से भी क्या होता है कि जो कानूनी दस्तावेज है, उनसे भी हम लोगों को इतिहास लेखन में कई सारी जानकारियां प्राप्त हुई, यानी जो शिलालेख है, जैसे जूनागढ़ अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। इन अभिलेखों से भी कह सकते कई प्रकार की हम लोगों को जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अभिलेखों के बाद अगला देखिएगा जो हमारा रहेगा मंदिर। उत्तर गुप्त काल में मंदिर निर्माण में तेजी देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने वाले राज्य अपने सिंहासन पर कब्जे करने को वैध बनाने के लिए पवित्र स्थानों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। चोलों ने विशाल प्रवेश वाले मंडप,
होल, जल निकाय, इस प्रकार के वहां पर उन्होंने मंडप बनाने का काम किया। हालांकि निम्न सामाजिक स्थिति वाले लोग इस काम में पीछे ज्यादा नहीं थे। उदाहरण के लिए 9वीं शताब्दी में खजुराहो के चौसाठी योगिनी मंदिर में तरह तरह के निर्मित शक्ति तीर्थ शायद उन लोगों की जरूरतों को पूरा करते थे जो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं थे। गुप्तोत्तर काल में ऐसे बड़े और छोटे मंदिरों की दीवारों के शिलालेख लगवाए गए। मंदिरों के उद्भव के साथ साथ नए राजा धार्मिक कामों के साथ साथ लौकिक शक्ति के ताल, तो वो राजा महाराजा जो होते थे मंदिर बनवाते थे। मंदिर जो थे उनके क्या थे भाई मेरे, पूजा के स्थल थे। तो उन मंदिरों से, उन पूजा के स्थलों से इन लोगों को क्या है, कई प्रकार की क्या है, जानकारियां प्राप्त हुई हैं। क्या है, यहाँ से बहुत सारी, जैसे मंदिरों में मूर्तियों से, या मंदिरों में भाई मंदिर किस राजा ने बनवाया है, किस शासक ने बनवाया है, इससे भी कह सकते हैं इतिहास लेखन में हम लोगों को जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे मौखिक परंपरा, क्या मौखिक परंपरा का मतलब होता है जैसे जो कवि हैं, जो लेखक हैं, ये कई बार राजा महाराजा की प्रशंसा करते थे। तो जो दरबारी कवि होते थे उन्होंने अपनी राजा महाराजा की प्रशंसा में जो चीजें कही, जो बातें कही हैं, वह भी कई बार इतिहास लेखन में काफी हम लोग उनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कोई दरबारी था, उसने कोई रिपोर्ट दिया, कोई डाटा दिया, कितना राजस्व आता था, कितनी कमाई होती थी, सेना कैसी थी, प्रशासन कैसा था। जो कवि हैं, जो दरबारी हैं, उन कवियों दरबारियों की जो जीवनी है, जो किताबें हैं, उससे भी क्या है, हम लोगों को कई प्रकार की क्या है, जानकारियां प्राप्त होती है। यानी 750 से लेकर के 1200 तक अगर हम इतिहास लेखन की बात करें तो उसमें कई प्रकार के साक्ष्य हैं, स्रोत हैं, एविडेंस हैं, जहां से हम लोगों को इतिहास लेखन में जानकारियां क्या है, प्राप्त होती हैं। उसके बाद पुराण, वस्तुतः जो प्राचीन है वही पुराण है। यह ग्रंथ प्रारंभिक भारत मध्ययुगीन के इतिहास के बारे में हम लोगों को कई प्रकार की जानकारियां देता है। ये विभिन्न राजवंशों के बारे में वंशावली संबंधी जानकारी देता है जो इस अवधि में शासन करते थे। इनकी रचना पहली शताब्दी से मानी जाती है। प्रत्येक पुराण में किसी एक देवता के बारे में बताया गया है। प्रत्येक को 5 लक्षण या पंच पहलू माना गया है। इस सावर्ग प्राथमिक निर्माता, द्वितीयक निर्माता, समय चक्र या बड़े पैमाने पर देवताओं की ऋषियों मुनियों के वंश परंपरा, वंशाचरित आदि का वर्णन है। 18 महापुराणों और कई उप पुराणों जैसे सहायक ग्रंथ जिसमें अक्सर लघुतीय देवी देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। इनके साथ पवित्र स्थलाकृति तीर्थ स्थानों से संबंध ग्रंथ जैसे यानी हम लोगों को महामत है। अगर बात देखो देखो इतिहास लेखन की अगर बात करूं तो जो हमारे पुराण हैं उन पुराणों से भी कह सकते हैं कि कई सारी हम लोगों को जानकारियां प्राप्त होती हैं जो 750 से लेकर के 1206 के बारे में हम लोगों को बताती हैं। ये सारा जो साहित्यिक स्रोत है उन साहित्यिक स्रोतों के जरिए हम पता लगाते हैं कि जो जानकारियां, जो घटनाएं वो सही है कि नहीं है। तो इन पुराणों से भी हम लोगों को कह सकते हैं कि कई सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे अलग अलग राजाओं के बारे में। जो हमारी किताबें हैं, जैसे प्रारंभिक मध्यकाल में बड़ी संख्या में धर्मशास्त्र का संकलन किया गया। तो जो धर्म शास्त्र है जो लिखे गए, जो किताबें लिखी, जो बुकें लिखी गई, जैसे अगर आप देखोगे कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो उन जो टीकाएं लिखी हैं या जो मनुस्मृति लिखी गई है, गोविंद राजा लिखी गई है, या इस प्रकार की जो किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों से, उन बुकों से भी हमको कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो विभिन्न सम्मत किताबें हैं वो किताबें भी बताती हैं 1206 से यानी 750 से लेकर 1206 के बारे में, जो इतिहास के बारे में कई प्रकार की क्या भाई है, महत्वपूर्ण जानकारियां। उसी प्रकार से जो कविताएं लिखी गई हैं, जो गीत लिखे गए हैं, वो कविताएं भी बताती, जैसे अलवार और नैनार भक्ति गीत संत परंपरा। देखो आप सबको पता होगा कि 750 से लेकर के 1206 में दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो भक्ति आंदोलन, या वहां दक्षिण भारत में कह सकते हैं अलवाल नैनार संतों ने कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो उनके जो कविताएं हैं, उनके जो गीत हैं, उनके जो भजन हैं, वह भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग इतिहास लेखन में साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से अलवार और नैनार संतों ने, या कह सकते हैं उस समय के समाज के बारे में, राजाओं के बारे में, या राजाओं की स्थिति कैसे है, जैसे पल्लव राजा नंदी वर्मन के बारे में अलवार नैनार संतों ने बताया है अपनी कविताओं में। संस्कृत और प्राकृत भाषा में जिस प्रकार से लेखा पद्धति थी, जो कानूनी दस्तावेज हैं, जो गुजराती भाषा में भी रचे गए या अन्य भाषाओं में भी लिखे गए, जैसे बंगाली भाषा है, उड़िया भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा है, इनमें जो कविताएं लिखी गई हैं, जो गीत लिखे गए, वह कविताएं और गीत भी कह सकते हैं 1250 से लेकर के 750 से लेकर के 1250 तक इतिहास लेखन में हम उनको एक स्रोत के रूप में, क्या एक स्रोत के रूप में क्या हो सकता है, प्रयोग किया जाता है या प्रयोग कर रहे हैं। जो चीनी लेख है, देखो भाई जो चीन से लोग आए थे, जैसे आप सबने सुना होगा कि प्राचीन भारत, प्राचीन काल में जैसे हेन सांग आया था,
फायान आया था। उसी प्रकार से अगर आप देखें 750 से लेकर के 1206 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार के विदेशी यात्री आते हैं, जिसमें खासतौर से चीनी यात्री हैं। उन चीनी यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया और भारत में उन्होंने जो कुछ देखा वो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। जो चीनी लेखक हैं, तो आप सबको पता कि भारत में जो बौद्ध धर्म है, भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है और जो बौद्ध धर्म है वो भारत से ही चीन में गया और चीन में बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी समर्थक बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे चीनी लेखक थे जो भारत आते थे, उन्होंने भारत की यात्राएं की और भारत की यात्रा करने के बाद उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो बुकें लिखी हैं, उससे भी कह सकते हैं इतिहास लेखन में हम लोगों को कई सारी जानकारियां प्राप्त होती। कई सारी जो समीक्षाएं, जो टिप्पणियां जो राजाओं महाराजाओं के द्वारा या इतिहासकारों द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, वह भी हमें कह सकते हैं 750 से लेकर 1206 के बीच में इतिहास संबंधित कई प्रकार की जो वंशावली इतिहास है और जो इतिवृत्त है, राजाओं के बारे में जो वंशावलियां लिखी गई, जो उनके दरबारी लिखवाते थे, उन वंशावलियों से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कोई राजा के बाद कौन सा शासक आया है, उसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं और उसने कौन कौन सी लड़ाई में विजय प्राप्त की है और उसने कौन कौन से राजाओं को हरा रखा है। इस बारे में जो सारी जानकारियां हैं वो हमको कह सकते हो कि इन वंशावली इतिहासों से मिलती हैं। जैसे कलहड़ की राजतरंगिणी है, तो कलहड़ की जो राजतरंगी किताब है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती, कश्मीर का इतिहास कैसा था मध्यकाल में। तो ये सारे जो साक्ष्य हैं, वो जो सबूत हैं, ये बताते हैं कि इतिहास लेखन यानी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम इसको यानी एक एविडेंस यानी सबूत के रूप में यूज किए जा सकते हैं। जिन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, जो इस्लामिक स्रोत है, आप सबको पता होगा कि उत्तर भारत में अगर आप देखो गोरी ने 12वीं शताब्दी के अंत तक एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि स्वतंत्रता सुल्तान, देखो आप सबको पता भारत पे जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया, वहीं पर आप देखोगे तो खास तौर से अल बुरूनी जो किताब लिखता है, उस किताब में भारत के बारे में काफी वर्णन करता है। और जो इस्लामिक स्रोत हैं, वो इस्लामिक स्रोत यानी जो इस्लामिक स्रोत है वह भी भारत के बारे में बताती, भारत कैसा था या भारत की स्थिति कैसे थी या यहाँ पर किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो ये सारे जो इस्लामिक स्रोत हैं, वह इस्लामिक स्रोत भारत की राजनीति के बारे में कि यहाँ पर जो राजा थे, जो शासक थे, आपस में लड़ते रहते थे, हिंदुओं में किसी प्रकार की एकता नहीं थी, हिंदू धर्म में अगर आप देखो बहुत ज्यादा जातिवाद था, छुआछूत था। इस प्रकार की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जो इस्लामिक स्रोत हैं, जो यहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, जैसे मैंने एक अल बुरूनी का नाम लिया, अल बुरूनी भारत आया था, ठीक है, तो उसने भारत के बारे में जो उसने किताब लिखी है, उस किताब से, उसके उस बुक से कई प्रकार की जानकारियां जो है हम लोगों को क्या है प्राप्त होती है, जो स्रोत हैं, और ये सब इतिहास लेखन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। ये जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जितने मैं हेडिंग बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको क्या करना है पेपर में लिखकर। अगला पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब यानी जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो खुदाइयों से चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, खुदाई से अगर कोई वस्तु मिली है, कोई सामान मिला, कुछ भी मिला है, यह भी हम इतिहास लेखन में एक स्रोत के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, यहाँ से कह सकते हैं कि कई प्रकार की वस्तुएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। ये वस्तुएं भी कह सकते हैं इतिहास लेखन में काफी, जैसे मिट्टी के बर्तन है, लोहे की वस्तुएं हैं, ठीक है, अन्य पत्थर की जो मूर्तियां हैं या बिखरे टूटे हुए मालाएं हैं या अन्य जो साक्ष्य हैं, ईंटें हैं, ईंटों के टुकड़े हैं, मिट्टी के मलबे हैं, ये जो खास तरह से खुदाई से जो कुछ मिला है, यह भी इतिहास लेखन में खास तरह से पुरातात्विक स्रोतों में यूज कर सकते हैं। उस समय के जो सिक्के मिले हैं, जो मोहरे मिली हैं, वो सिक्के और मोहरे बताती कि कौन कौन से शासक ने यहाँ पर शासन किया, कौन कौन से लोगों ने अपना साम्राज्य चलाया। इस प्रकार से चीजें हम लोगों को पता चलती है कि यानी इतिहास लेखन में जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत भी काफी इंपॉर्टेंट है। उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे भी हम लोगों को क्या है, इतिहास लेखन में कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। तो 750 से लेकर के 1206 तक, ठीक है। तो इतिहास लेखन में अगर आप देखो ज्यादातर जो साहित्यिक स्रोत है, क्या है, ज्यादातर जो साहित्यिक स्रोत हैं, उन साहित्यिक स्रोतों के जरिए ही कह सकते हैं कि हमको इतिहास लेखन में जानकारी मिलती है। तो जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं, इन सारे पॉइंटों को आपको हेडिंग बनाना है और हेडिंग को 3-3 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास लेखन के स्रोत बताइए। जस्ट साहित्यिक स्रोत, ज्यादातर साहित्यिक स्रोत है, जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो यात्रा वृत्तांत है, जो जीवनी है, जो इतिहासकारों ने लिखा है, उस समय के बारे में जो हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं, ये सारी हेडिंग बनाना है और आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से हेडिंग बना करके क्या कर देना है, लिख देना जो जो चीजें मैंने आपको बताया। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10 का रहेगा
कृषि, भूस्वामी, कृषक और जनजाति और सामंतवाद विवाद क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सामंतवाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य, विनिमय और भारतीय सामंतवाद क्या है। इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, भारत का सामंतवाद कैसा है और दूसरे देश लोगों का सामंतवाद कैसा, पश्चिम में सामंतवाद कैसा था। तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले देखो भाई सामंतवाद क्या है। सामंतवाद पर बहस की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करने से पहले आओ सबसे पहले हम देखते हैं सामंतवाद क्या है। भाई मेरे सामंतवाद से अभिप्राय उन परिवर्तन से है जो पश्चिम यूरोप में 8वीं और 14वीं शताब्दी में। सामंतवाद का मतलब क्या है कि 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जो पश्चिम में यानी यूरोप में जो घटनाएं घट रही थी, जो बदलाव हो रहे थे, उसके बीच घटित हुआ। इन परिवर्तन के केंद्रों में फफीप एक प्रकार का भूस्वामित्व कही जाने वाली भूमि का अनुदान था, जिसके चारों ओर हमारा अध्ययन काल में सामाजिक और आर्थिक संबंध है। यानी एक प्रकार का सामंतवाद क्या है, भूमि अनुदान था। यानी जो राजा होता था, जो शासक होता था, वह कुछ लोगों को क्या करता था, उनको भूमि देता था और जिनको भूमि मिलती थी वह किसानों से खेती करवाते थे। क्या मैंने बोला, जिनको भूमि मिलती थी या जिनको भूमि का टुकड़ा मिलता था उनको क्या करते थे, किसानों से खेती करवाते थे और किसानों से खेती करवाने के बाद जो राजस्व आता था, सामंत यानी जो सामंत होता था कुछ अपने पास रख लेता जिसको भूमि का टुकड़ा मिला है और कुछ राज खजाने में जमा करवा देता था। यही जिनको भूमि मिली है वही सामंत कहलाए। और एक प्रकार से जो सामंतवाद है आर्थिक है, पूरी तरह से एक प्रकार से आर्थिक अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करता है। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद की शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द फ्यूड से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि के टुकड़े से। भैया सामंतवाद यानी सामंतवाद का मतलब था भूमि का टुकड़ा। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जब तक पश्चिम में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, यानी वहां पर भैया हाई मेरे उद्योग धंधे नहीं लगे थे, उससे पूर्व आधुनिक युग में भूमि ही संपत्ति का मुख्य स्रोत थी। जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, इंडस्ट्री नहीं लगी थी, उद्योग धंधे नहीं लगे थे, तब तक जो भूमि है वही है क्या थी, आय का मुख्य स्रोत थी। यानी भूमि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन इस भूमि का आधिपत्य होगा, भैया भूमि का मालिक कौन है, इस पर काम कौन करता है और किन शर्तों के साथ करता है, प्रत्येक को इस भूमि पर से कितनी आय होती है, ये केवल समाज के आर्थिक हालातों के संकेत थे, बल्कि निजी संपत्ति और रुतबे को निर्धारित थी। अतः वह संबंध जो इस भूमि को उत्पादन और आय को संचालित करते थे, सामंती समाजों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखो भाई भूमि का जो टुकड़ा है, भूमि किसकी मानी जाती थी भाई मेरे, भूमि मानी जाती थी शासक की, राजा की। और राजा क्या करता था, उसके पास जो भूमि का टुकड़ा होता था, वह भूमि का टुकड़ा कुछ लोगों को क्या करता था, दे देता था, ताकि वह जाकर के किसानों से खेती करवाएं। और खेती करवाने के बाद उनको जो भू राजस्व मिलेगा, जो भूकर मिलेगा, वह भूमि का जो टैक्स होगा वो लाकर के राज खजाने में जमा करवाते थे। और यही थी प्रक्रिया, जिसको भूमि मिलती थी वही लोग आगे सामंत कहलाए। ठीक है, यानी एक प्रकार से भूमि से जो आय होती थी वही प्रकार से आना हमारा सामंतवाद है। समाज का प्रत्येक हिस्सा जिन शर्तों के साथ भूमि का उपयोग करता था, आपसी संबंध, यानी भूमि का जो लोग यूज करते थे उनके साथ कुछ नियम कानून थे, कुछ शर्तें भी होती थी। इस अर्थ में सामंतवाद महत्वपूर्ण संबंध है जिससे निर्धारित होने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र। सामंतवाद एक प्रकार से सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक तंत्र के रूप में काम करता है। कृषि दास का वह आधारभूत संस्था जिसने सामंतवाद व्यवस्था को निर्धारित किया। देखो कृषि दास क्या है, जो भैया जिसको जमीन का टुकड़ा मिलता था वह किसानों से खेती करवाता था और किसान ही अपनी भूमि पर कह सकते हैं एक प्रकार के दास यानी गुलाम बन के रह गया था। यानी एक प्रकार से वह इसमें भूमि पर काम करने वाले पर भूमि के स्वामी यानी सत्ता कुलधारी कुलीन वर्ग के सदस्य का स्वामी था। भूमि किसके पास होती थी भैया, सामंत के पास होती थी। और जो किसान था वो बेचारा क्या करता है, एक प्रकार से मजदूर बन करके अपनी जमीन पर रह गया था। लोड से संबंध स्थापित दास्ता अपेक्षाकृत कष्टदायक थी, तथापि ऐसा करने में उसका शोषण होता था। भैया ये जो सामंत थे ये किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे, उसका दमन करते थे। इस हद तक शोषण होता था कि उसके पास मुश्किल से जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचा था। अरे भैया सामंत इतना ज्यादा टैक्स लेता था, इतना ज्यादा किसानों का शोषण करता था, किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था।
अरे बड़ी मुश्किल से तो अपनी रोजी रोटी बेचारा चला पाता था। कई बार किसान इतना परेशान हो जाता था कि अपने खेत छोड़ करके भाग जाता था, यानी खेती ही नहीं करते थे। अधिकांश वो अपने औजारों और श्रम से खेती करता था, यानी किसान जो था वो अपने जो उसके औजार हैं मेहनत बहुत करता था तथा उसको अपनी आजीविका यानी रोजी रोटी के साधन जुटाने के लिए भूमि के टुकड़े प्राप्त करने होते थे, जिसे वह बंधा हुआ था, यानी किसान एक प्रकार से भूमि के टुकड़े से बंधे होते थे। लेकिन खेती करने से किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता था। सारा जो प्रॉफिट यानी जो फायदा था, जो लाभ था, वह भैया सामंत उठाता था और सामंत कह सकते किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करता था। लाड की जमीन पर काम करने के बदले उसे कोई श्रमिक प्राप्त नहीं होता था या पारिश्रमिक एक तरह के श्रम के रूप में लगान था। उसे भूमि के टुकड़े पर जो लोड द्वारा दी गई थी वह स्वयं लोड के श्रम के लिए बंदोबस्त सुनिश्चित कर सके। इस व्यवस्था में उस समय तब दास्ता व्यवहारिक नहीं थी। एक प्रकार से कई बार तो भैया किसानों से खेती करवाई जाती थी, बदले में उनको कुछ नहीं मिलता था। यानी एक प्रकार के दास यानी गुलामों से पहले सामंतवाद चलता था, यानी किसान एक प्रकार से गुलाम थे सामंतवाद में। वो बड़ी मुश्किल से उनको रोजी रोटी चलती थी, बेचारे बड़े बदहाल होते थे। ठीक है, अगर हम सामंतवाद की बात करें, देखिएगा कृषि अर्थव्यवस्था क्या है। कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब यानी जब पूरी इकोनॉमी, जब पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है, उसी को हम लोग बोलते हैं कृषि अर्थव्यवस्था। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक अगर मध्यकाल की बात करोगे, यानी 750 से लेकर के 1206 तक देखोगे तो हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित है। और कृषि में क्या हो रहा है भैया, लोगों को भूमि 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 का मालिकाना हक मिला है और किसानों से खेती करवाते हैं। यानी जो भूमि कर है या जो भूकर है, यानी खेती ही कह सकते हैं, यानी जो कृषि है वही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इस अनुदान प्रक्रिया की शुरुआत प्रथम शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक व्यवहारिक रूप से उपमहाद्वीप में, अगर आप देखोगे पूरे इंडियन जो भारत हो, भारत के आसपास जितने इलाके थे वहां पर अगर आप देखेंगे तो खास तौर से प्रथम शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जमीन का जो टुकड़ा है वो किसी को मिलता है, वह किसानों से खेती करवाता है, ये सारी चीजें होती थी। और पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही हम लोगों को यहाँ पर क्या है भाई मेरे देखने को मिलती है। ठीक है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि विस्तार का मतलब अधिक और नियमित रूप से विकसित कृषि तकनीक, हल द्वारा खेती करना, सिंचाई का इस्तेमाल था। देखो भाई, कृषि अर्थव्यवस्था मतलब जैसे खेती जो होती थी हल द्वारा की जाती थी, खेतों को जोता जाता था, सिंचाई की तकनीक का इस्तेमाल होता था। कृषि प्रक्रिया संस्थागत व्यवस्था थी, उत्पादन बढ़िया होता था और नियंत्रण में था। ठीक है, विस्तार के साथ साथ ग्रामीण में तनाव होता था। गैर कृषि उत्पादक वाणिज्यिक देखो जो गैर कृषि उत्पाद थे उससे व्यापारिक गतिविधियां कह सकते हैं कि मध्यकाल में खूब बढ़ी। कृषि विस्तार की शुरुआत ब्रह्मोदय और अग्रहार बस्तियों से हुई। ब्रह्मोदय मतलब समझते हो, ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को मिले हैं। ब्रह्मोदय यानी जो ब्राह्मणों को भूमि मिलती थी, जो जमीन मिलती थी, वह किसानों से खेती करवाते थे। और जो ब्रह्मोदय होते थे वहां पर किसी प्रकार का जो शासक था वह टैक्स नहीं लेता था, लगान नहीं ली जाती थी। ठीक है, ये ब्राह्मणों को चौथी सदी के बाद भूमि अनुदान था। बाद की शताब्दी में यह कृषि विस्तार एक रूप से सार्वभौमिक हो गया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस प्रक्रिया का विस्तार हुआ। कृषि विकास की प्रक्रिया पराकाष्ठा जा पहुंची, जो धार्मिक और धर्मप्रिय लोग जैसे मंदिर, ब्राह्मण, राजा की सरकार और मिले जुले अनुदान के कारण संभव हो सका। यानी एक प्रकार से ब्राह्मणों को इतना ज्यादा अनुदान मिला कि ब्राह्मण कह सकते भाई कृषि व्यवस्था का एक प्रकार से आधार बने। यानी ब्राह्मणों के पास भी खूब सारी जमीनें होती थी और ब्राह्मणों को जमीनें कहां से मिलती थी भैया, भूमि अनुदान, भूमि दान से उनको खूब सारी जमीनें प्राप्त हुई हैं। अब देखो कृषि संगठन क्या है। कृषि संगठन अर्थव्यवस्था बहुत जटिल है, इसे अनुदान क्षेत्रीय पद्धति गहन है। ब्रह्मोदय, गैर ब्रह्मोदय और मंदिर अनुदान से कह सकते हैं एक प्रकार से कृषि अर्थव्यवस्था खूब चलती है। ब्रह्मोदय क्या, ब्रह्मोदय जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में जो मिले खेत हैं उस पूरे गांव को ब्रह्मोदय कहा जाता था। जैसे राजा क्या करता भैया, ब्राह्मणों को दान में दान देता था जमीन, तो जहाँ दान में किसानों को यानी ब्राह्मणों को मिली है तो वहीं पर वो लोग बस जाते थे, वही ब्रह्मोदय होते थे, जिससे वह भूस्वामी और भू नियंत्रक हो जाते थे। इसका मतलब खाली जमीनों को खेती में लाना था, मौजूदा खेतों में नई अर्थव्यवस्था में लाना था जो ब्राह्मणों के प्रभुत्व के तहत होती थी। इन ब्राह्मणों ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों को पदों के जरिए और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जातीय समूह में नई अर्थव्यवस्था लाने महत्वपूर्ण भूमिका दी। जो ब्राह्मणों को जमीन मिलती थी
और ब्राह्मण वहां पर बसते थे और किसानों से खेती करवाते थे और एक प्रकार से खेती आगे बढ़ती थी और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। उदाहरण के तौर पर शूद्रों को कृषक वर्ग में लाने का ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था। देखो, जो शूद्र समाज के लोग हैं ज्यादातर वही खेती करते हैं। भाई ब्राह्मण तो खेती करते नहीं है, ना तो क्षत्रिय खेती करता है, ना तो वैश्य खेती करते थे। तो ब्राह्मण क्या करते, भाई पूजा पाठ करवाते थे, ठीक है। और क्षत्रिय क्या करते, लोगों की सेवा करते थे, सुरक्षा करते थे, राजा शासन वासन चलाते थे। जो वैश्य समाज के लोग थे वो एक प्रकार से कह सकते हो भाई मेरे वो व्यापार करते थे। लेकिन जो शूद्र थे यही किसान होते थे और ब्राह्मणों ने एक प्रकार से शूद्रों को कृषक वर्ग में लाने की उन्होंने पूरे प्रयास किए और उन्होंने पूरी कोशिश की। ब्रह्मोदय के रूप में भूमि अनुदान का प्रचलन की शुरुआत शासक वंशों द्वारा की गई। कौन से? शासक वंशों द्वारा। उसके बाद छोटे राजाओं और सामंतों ने भी ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया। ब्रह्मोदय अनुदान से कृषि का विस्तार खूब हुआ। वही जैसे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मिलता था, ब्राह्मण नए नए गांव बसाते थे, लोगों से खेती किसानी करवाते थे और एक प्रकार से कह सकते हो कि कृषि का विस्तार धीरे धीरे बहुत ज्यादा हुआ और एक प्रकार से जो खेती है वह एक प्रकार से कहते हैं कृषि जो है अर्थव्यवस्था का पूरा आधार बन गई। यानी एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर ही कह सकते हैं पूरी इकोनॉमी का मेन पिलर यानी मेन स्तंभ बन के कह सकते हैं इस शताब्दी में उभरा है। गैर धार्मिक अनुदान, ब्राह्मणों को कई राजा कई बार सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही भूमि देता था, बल्कि जो अधिकारी होते थे, जो राजकीय अधिकारी होते थे, उनको भी वेतन के बदले में भूमि मिलती थी। अब जैसे मान लो तुम राजा के यहाँ पर नौकरी करते हो तो राजा तुमको सैलरी नहीं देगा, उसके बदले में तुमको जमीन दे देगा और उस जमीन पर किसानों से खेती करवाओगे और अपनी सैलरी उसी में से निकाल लोगे और जो कुछ बचेगा वो राज खजाने में जमा करवा दोगे। तो कई प्रकार से खेती जो इस बड़ी कि जो सरकारी अधिकारी होते थे वो अधिकारी को वेतन नहीं मिलता था, उनको जमीन मिल गई, जमीन पर किसानों से खेती करवाते थे। इस वजह से कह सकते जो गैर धार्मिक अनुदान है, जैसे अधिकारी हैं, किसी को भेंट में मिल गई है, राजा ने किसी को खुश होकर के दे दिया है या किसी को कह सकते सहायता मदद करते, लोगों को जो भूमि अनुदान मिला उससे कह सकते कि भाई कृषि का विस्तार हुआ और वही जो कृषि है कह सकते अर्थव्यवस्था का आधार बनी। यानी जो सरकारी अधिकारी होता था उसको भी भूमि दान में मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि भाई सरकारी अधिकारी को तो सैलरी देनी पड़ेगी और राजा उनको हमेशा सैलरी नहीं देता था, इसलिए क्या करता था उन लोगों को क्या करता था कि भूमि का टुकड़ा मिल जाता। जैसे मान लो कि तुम राजा के यहाँ पर भाई मारे तुम एक प्रकार से राजा के सेना में हो, तो राजा भाई सेना में तुम हो तो हर महीने तुमको सैलरी देनी पड़ेगी, वेतन देना पड़ेगा, तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो तुमको वेतन तनख्वाह नहीं देगा बल्कि वो क्या करेगा तुमको कुछ खेत दे देगा, खेत मिल जाएगा, भूमि मिल जाएगी और वही उसी खेत पर किसानों से खेती करवाओ और जो आता है अपने पास रखो, अपनी सैलरी उसी में से निकाल लो और जो थोड़ा मोड़ा बच जाता है वो राज खजाने में जमा करवा दो। यही गैर धार्मिक अनुदान देकर के भी कह सकते हो कि राजाओं ने अपनी कृषि उत्पादन को बढ़ाया और कृषि जो थी अर्थ देवदान क्या अभिलेखों से यह विशेष प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि ब्राह्मण और गैर धार्मिक प्रतिष्ठानों के उपहार को मिलते थे। वे आस्थान कृषक बस्तियों के केंद्र बिंदु में काम करते थे और संस्कृति संक्रमण के लिए किसानों बस्तियों में जनजातीय बस्तियों को एकीकृत कर सकते थे। मंदिरों को जमीन के पट्टेदारों को दी जाती थी, जो उपज का बड़ा हिस्सा था जो मंदिरों को देते थे। ऐसी जमीन अग्रहर व्यवस्था यानी ब्रह्मोदय के महाजन सभा द्वारा संचालित की जाती थी। गैर ब्राह्मण बस्तियों में भी मंदिर मुख्य संस्था बन गए। मंदिरों की जमीनें गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई मंदिर कार्य समिति से संचालित होती थी। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि जो थे, यहाँ पर जो मंदिरों के आसपास की जो जमीनें थी उस पर भी किसानों से खेती करवाई जाती थी, जिससे कह सकते हो कि जो देवदान था, मंदिरों के आसपास की जो जमीनें थी वहां पर भी खेती हुई और एक प्रकार से जो खेती थी वो अर्थव्यवस्था का मेन आधार बनी। ठीक है, अगला भाई कृषि और विनिमय व्यवस्था क्या है। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कृषि बढ़ी तो भैया व्यापार बढ़ा, सिंपल सी बात है ना। कृषि हुई, खेती ज्यादा हुई तो खेती में भाई अतिरिक्त एक्स्ट्रा उत्पादन होने लगा और जब खेती में जब एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ, जब ज्यादा उत्पादन हुआ, क्या बोला मैंने कि जब खेती में एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ या ज्यादा उत्पादन हुआ तो एक्स्ट्रा और जब ज्यादा उत्पादन हुआ तो इससे क्या विनिमय बढ़ा, खरीद फरोख्त बढ़ी। भाई गांव में जो खेती होती थी वही चीजें आकर के क्या हुई शहरों में बिकने लगी। ठीक है भाई, गांव में जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब चीजों का जब उत्पादन हुआ
तो ही आकर के भैया खरीद के शहरों में आने लगा। इससे क्या हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो आत्मनिर्भर है भैया। गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, एक प्रकार से आत्मनिर्भर हम लोगों को पता चलता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है। लेकिन गांव से जो चीजें होती थी वो साफ तौर से कहां पर आती थी, शहरों में आती थी। इसलिए कह सकते हो कि भाई मेरे कृषि विनिमय व्यवस्था बढ़ी, खरीद फरोख्त खूब ज्यादा बढ़ी। खासतौर अगर देखेंगे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि अर्थव्यवस्था का चित्रांकन करो। जैसे भारतीय सामंतवाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो भैया जो भारतीय सामंतवाद है पदानुक्रम पर आधारित भूपति बिचौलियों का उदय होता था। देखो एक बात बताऊं, जिसको सामंत बना दिया जाता था ना, वो इतना ज्यादा निठल्ला आदमी होता था, वो किसी और को सामंत बना देता था। जैसे मान लो भैया तुमको सामंत बना दिया और तुमको लोगों के घर जा जाकर के तुमको टैक्स की वसूली करनी है, लेकिन वो आदमी जाता ही नहीं, टैक्स की वसूली नहीं कर, बल्कि वो किसी और को काम देता है। सामंतों ने भी अपने सामंत रख लिए, यानी इतने ज्यादा बिचौलिए आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसानों पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ा और किसानों का शोषण लगातार होता रहा। दूसरा महत्वपूर्ण है जबरन मजदूरी करवाना। ये जो सामंत होते थे किसानों से भैया जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे, काम करवा लेते थे, पैसा नहीं देता था। जबरन यानी एक प्रकार से बंधुआ मजदूर करवाना। मूलतः जबरन मजदूरी करवाना राजा या राज्य का विशेषाधिकार था। अब इसे जमीन पाने वाले छोटे अधिकारी, गांव के अधिकारी और छोटे दूसरे लाभार्थी हस्तांतरित किया गया। सिर्फ चोल अभिलेखों में ही जबरन मजदूरी के 100 से ज्यादा संदर्भ मिलते हैं, किसान और कारीगरों से करवाई जाती। इसके परिणाम स्वरूप कृषि दास का उदय हुआ, जिसमें खेत मजदूर और अर्ध कृषि दास। देखो भैया लोगों से जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। अगर भारतीय सामंतवाद की बात करूं, क्या होता था कि जो भारतीय सामंतवाद है जबरदस्ती काम करवाते थे और कुछ पैसा वैसा नहीं देते थे भारतीय सामंतवाद में। और जो चोल शासक हैं, उन चोल शासकों से भी हम लोगों को जानकारी मिलती है कि भाई मेरे किसानों से जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी। शासकों और बिचौलियों द्वारा जमीन पर अधिकार की बढ़ती मांग के कारण किसानों का भूमि पर अधिकार कम हो गया। देखो जब सामंतों को खेती मिली तो किसानों की जो भूमि पर अधिकार था लगभग क्या हो जाता भैया, समाप्त हो जाता है। कईयों की स्थिति पट्टेदार की सी हो गई, हटाए जाने का खतरा बन गया। कई किसान आर्थिक अधिकतर जोतदार रह गए, करों के बोझ से दब गए और किसानों पर दबाव बढ़ता चला गया। नहीं कह सकते भारतीय सामंतवाद में अगर आप देखेंगे तो किसानों का लगातार शोषण है, दमन है। और जो जिन किसानों के पास जमीनें थी वह जमीनें भी धीरे धीरे उनकी चली जाती हैं और किसानों पर कर का बोझ, जबरन दबाव और कर्ज के कारण जो किसान थे उन पर दबाव बढ़ा कई तरीकों से, जिससे अधिशेष यानी उत्पादन का अतिरिक्त भाग वसूला जाता था। अतिरिक्त आर्थिक दबाव की एक विशिष्ट है, ठीक है। राज चोल के अभिलेखों से 50 प्रकार के करों की मांग। देखो क्या थी भैया, जो राजा महाराजा बहुत ज्यादा कर लेते थे, अलग अलग प्रकार के कर, तमाम तरह के उनके जो कर लगाए जाते, जो टैक्स लगाए जाते, उनके ऊपर खूब लगाया जाता था। पांचवा क्या है, यह अपेक्षाकृत एक आत्मनिर्भर व्यवस्था है, यानी सामंतवाद एक प्रकार का आत्मनिर्भर है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी जो गांव की थी। भूमि अनुदान पाने वाले जमीन के साथ मानव संसाधन का हस्तांतरण दर्शाता है। ऐसे गांव में किसान, हस्तकर, कारीगर गांव से जुड़ते थे और एक दूसरे पर निर्भर थे। जमीन का से उनका जुड़ाव, अनुदान पाने वाले उन पर नियंत्रण बनाए रखते थे। भैया जिसको जमीन का टुकड़ा मिलता था वह किसानों से खेती तो करवाता था, साथ में पूरा उसका नियंत्रण भी रहता था। और जो भूमि अनुदान मिला उससे तो गांव में खेती तो हुई, लेकिन साथ साथ कारीगरी का काम, हाथ से चीजों को बनाने का काम, यह भी कह सकते हैं बड़ी संख्या में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भारतीय सामंतवाद की क्या है, ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो व्यापार और विनिमय बढ़ा। देखो भाई जब खेती बढ़ी, जब खेती हुई और खेती से खूब सारा उत्पादन हुआ, कृषि से खूब सारा उत्पादन हुआ, तो खेती से उत्पादन से क्या हो कि व्यापार बढ़ा। क्योंकि आप सबको व्यापार में जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल, वो कहां से आता था, एग्रीकल्चर यानी कृषि से आया। और कृषि जब बढ़ी तो कृषि में उत्पादन खूब हुआ और उस उत्पादन ने क्या किया, एक प्रकार से कह सकते हो कि उस उत्पादन ने क्या किया कि एक प्रकार से व्यापार को खूब ज्यादा बढ़ाया। और यहाँ पर जब हमारा व्यापार ज्यादा बढ़ा तो वाणिज्यिक गतिविधियां खूब बढ़ी, चीजों को खरीदना बेचना। जैसे गांव में खूब सारी खेती होती थी, गांव का जो सारा सामान होता था वो शहरों में आकर के बिकने लगा। जो व्यापारी होते थे गांव में खरीदते थे, उसे लाकर के शहरों में लोग बेचने लगे। तो व्यापार, देखो कृषि बढ़ने से क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा और वाणिज्यिक जो गतिविधियां थी
वो खूब ज्यादा कह सकते हैं इस समय हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देती है। विनिमय के माध्यम के थे। यहाँ पर खास तौर से जैसे गुज्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल है, दक्कन के राष्ट्रकूट हैं, उस समय के कुछ शक्तिशाली राजा जिन्हें लंबे समय तक शासन किया, इन राजवंशों के थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय के बहुत कम सिक्के उपलब्ध हैं जिनकी उनकी तुलना पहले की सदियों के मात्रा में की जा सकती है, क्योंकि माल की खरीदी या बिक्री मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका देती थी। यानी उस समय भैया जो खरीदा बेचा जाता था उस सिक्कों पर लिखा भी जाता था। हालांकि सबसे पहले डीडी कौशाम्बी ने इसकी चर्चा की है। 1965 में प्रोफेसर आर एस शर्मा ने भारतीय सामंतवाद के प्रशासन पर के बाद ही गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी और व्यापार में वाणिज्य और इसके संबंधों का सामंती समाज व्यवस्था के उद्भव की बात की है। पिछले 25 सालों में इस संदर्भ काफी बहस हुई। देखिए, भारतीय जो सामंतवाद है उसमें एक प्रकार से व्यापार भी खूब बढ़ा, क्योंकि भारत में जब सामंतवाद आया तो भैया खेती हुई, और खेती ने क्या किया, एक प्रकार से कह सकते व्यापारिक गतिविधियों को खूब बढ़ाया। भैया खेती हुई तो खेती में उत्पादन ज्यादा बढ़ा, और खेती में उत्पादन ज्यादा बढ़ा तो व्यापार को उसने मदद किया, और खेती में उत्पादन ने क्या किया, एक प्रकार से खेती में जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, उनको व्यापारी बेचने लगे, जिससे कह सकते व्यापारिक गतिविधियां भी हम लोगों को काफी हद तक यहाँ पर देखने को मिलती है। व्यापार में गिरावट भी हम लोगों को देखने मिले, खास तौर से आंतरिक तौर पर राजनीतिक शक्ति का बिखराव हुआ, और स्थानीय प्रधानों और धार्मिक अनुदान पाने वाले आदि के हाथ से शक्ति आ जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक सदियों में भूमि अनुदान पर आधारित अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा। बहुत सी बिचौलिए से गुजरने वाले माल पर अत्यधिक करने लगने लगा। इन व्यापारी और सौदागरों के व्यवसाय में बाधा पड़ी। संभवतः शासक प्रधानों के बीच आपसी लड़ाई में भी व्यापारियों को हतोत्साहित किया। हालांकि 8वीं शताब्दी में दो जैन ग्रंथ कहते हैं कि ज्यादातर पहली की शताब्दी स्रोतों से लेते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि 8वीं शताब्दी की यह सही आर्थिक स्थिति है। देखो, लोग कहते हैं कि कहीं कहीं पर हमको व्यापार में गिरावट भी देखने मिलती है, क्योंकि यहाँ पर काफी संघर्ष भी हम लोगों को देखने मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सामंत ज्यादा बनते चले गए, इन चीजों ने क्या किया कि समाज में एक प्रकार के संघर्ष को भी जन्म दिया। समाज में संघर्ष, गांव में भी हमको संघर्ष दिखाई देता है। भाई, जब किसानों का इतना ज्यादा शोषण और दमन किया जाएगा तो किसान कई बार विद्रोह कर देगा, कई बार आंदोलन कर देते थे, ये सारी चीज भी कर सकते हैं। तो बीच बीच में हम लोगों को कह सकते हैं कि व्यापार में गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिलती है। शहरी बस्तियों का ह्रास भी हम लोगों को देखने मिला। पहले चरण बहुत से शहरों का ह्रास, उजड़ने का चरण था। यह वाणिज्य के ह्रास का लक्षण है, क्योंकि शहर मुख्यतः उन लोगों की बस्तियों है जो शिल्प और कला वाणिज्य में लगे हुए थे। व्यापार में ह्रास और शिल्प की वस्तु की मांग में कमी आई। शहर में रहने वाले व्यापारी दस्तकारों की आजीविका वैकल्पिक साधन ढूंढने के लिए देहाती इलाकों में जाना पड़ा। इस प्रकार कस्बों का पतन हुआ, शहरी लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। हेन सांग के उल्लेख में देखो, कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि भारत में जो शहरी बस्तियां थी उनका ह्रास हुआ। ह्रास होने का कारण है कि जब सामंतवाद का पतन हुआ, जब सामंतवाद गया तो उससे क्या हो कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक प्रकार से शहरी अर्थव्यवस्था को चला रही थी, शहर के लोग भैया पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे, और जब सामंतवाद खत्म हुआ तो कह सकते हैं एक प्रकार से जो शहरी अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे चरमर आ गई, और जो शहर के जो व्यापारी थे, जो अन्य लोग थे, धीरे धीरे वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ क्या होते चले जाते हैं। भारतीय सामंतवाद क्या है भैया? जो सामंतवाद जिसे हम पढ़ते हैं हम लोग, वही भारतीय सामंतवाद भी है। भारतीय सामंतवाद पूछेगा तो जो मैंने आपको चीजें सामंतवाद में बताई हैं वही चीजें आपको भारतीय सामंतवाद में लिखना है। और भारतीय सामंतवाद भी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्या भारत में सामंतवाद था? तो हाँ भाई, भारत में सामंतवाद है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जमींदारी प्रथा है और जो इक्ता प्रणाली है, ये पूरी तरह से सामंतवाद को बताती है। हाँ, भारत में सामंतवाद था। कई सारे इतिहासकार कहते हैं हाँ भारत में सामंतवाद था, लेकिन कई सारे इतिहासकार कहते हैं भारत में सामंतवाद नहीं है। तो ये आपको हाँ में बताना, और भारत में सच में सामंतवाद था। अरे एक लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर थोड़ा दूसरे प्रकार का सामंतवाद हम लोगों को देखने को मिलता है। अन्य प्रकार का सामंतवाद है, वो ऐसा सामंतवाद नहीं जैसा हमें कह सकते कि भाई मेरे यूरोप में जैसा सामंतवाद है, उस प्रकार का सामंतवाद भारतीय सामंतवाद नहीं था। इसी के साथ हमारा जो 10वां चैप्टर है पूरा समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला, अगला भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। देखेगा
अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11 क्या है? जाति, लिंग और व्यवसाय। देखो इसमें अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है भाई मेरे कि 1200, अगर अब हम लोग बात करें 750 से लेकर के 1206 के बीच में सामाजिक व्यवस्था कैसे है। तो अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज में वर्ण व्यवस्था, क्या वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था मतलब समझते हैं एक प्रकार का सिस्टम है जो वर्ण आधारित समाज है। और वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो समाज कैसा भाई, समाज में ब्राह्मण नंबर 1 पर है। क्या है? पहले नंबर पर क्या सामाजिक व्यवस्था में, क्या ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते थे? पूजा पाठ करवाते हैं, ठीक है, कर्म कांड करवाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, मंदिर मंदिर सारा देखने का काम क्या करते थे? ब्राह्मणों के अंदर ही ब्राह्मण ही इसमें करते थे, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में नंबर 1 पर क्या वर्ण आधारित समाज है, इसमें ब्राह्मण नंबर 1 पर है। और ब्राह्मण पूजा पाठ करवाना, दान दक्षिणा लेना, मंदिर देखना, एक प्रकार से राजा को हवन करवाना, यज्ञ करवाना, राजा को राजा स्थापित करने में कह सकते ब्राह्मणों का बड़ा योगदान होता था। दूसरा समाज में सामाजिक व्यवस्था में शासक वर्ग है। शासक वर्ग आता है, ब्राह्मण के बाद शासक वर्ग आता था, जो क्षत्रिय होते थे, जो राजा होते थे, या जो शासक वर्ग होता था, ठीक है। शासक वर्ग भी सामाजिक व्यवस्था में आता है। शासन प्रशासन चलाने की समस्त जिम्मेदारी जो होती थी वह शासक वर्ग के पास ही होती थी। और ये जो शासक वर्ग होता था, अगर हम शासक वर्ग की बात करें तो सारा साल संचालन जो होता था, राज्य का जो संचालन होता था इसी के हाथों में होता था। समस्त जो अधिकारी होते थे यही नियुक्त करता था। पूरे साम्राज्य की जो शक्ति होती थी इसी के पास होती थी। तीसरे नंबर पर आते हैं कि अगर आप देखेंगे शासक वर्ग को आप क्षत्रिय भी कह सकते हैं। क्षत्रिय समाज जो है, क्षत्रिय समाज जो था शासन भी करता था, साथ साथ सेना भी लोग होते थे। लोगों की रक्षा करना या सुरक्षा करना किसका काम था? क्षत्रियों का काम होता था। और क्षत्रिय वर्ग के लोग ही क्या करते थे? शासन करते थे। तीसरे नंबर पर है जो वैश्य। वैश्य यानी जो बनिया समाज है। वैश्य क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार करना इन्हीं के काम होता था, जो व्यापारिक गतिविधियां होती यही करते थे। गांव से जो गेहूं होता था, चावल होता था, जौ होता था, बाजरा होता था, उनको खरीद कर ला करके शहरों में बेचने का काम यही करते थे। और शहरों की जो वस्तुएं होती थी, जो कीमती वस्तुएं होती थी, उनको जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने का काम कौन करता था? ये वैश्य समाज के लोग ही करते थे। इस समय अगर मैं वैश्यों की बात करूं तो वैश्य जो होते थे बड़े बड़े मंडियां होती थी, जो मंडियां होती थी उन मंडियों के प्रमुख होते थे। और वैश्य जो थे एक प्रकार से व्यापार में इनका बड़ा रोल था। और सारी जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो वैश्यों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। चौथे नंबर पर आते भैया शूद्र। शूद्र क्या करते थे? शूद्र जो कैसे थे? वर्ण व्यवस्था में चौथे नंबर पर आते थे। शूद्रों का काम था खेती ओती करने का काम करते थे। लोगों की सेवा करने का काम शूद्रों का होता था। शूद्र जो होते थे इनका माना जाता कि ये लोग सिर्फ खेती करने के योग्य बने हैं। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते थे खेती बिल्कुल नहीं करते थे, गैर कृषक समाज वर्ग था। और शूद्र जो थे वही खेती करते थे। काफी कई सारे किताबों में यहाँ तक तो मिला है कि जो शूद्र जाति के लोग हैं उनको धूप नहीं लगती है, बल्कि वो काम करने के लिए बने, वो खेती करने के लिए बने। तो शूद्र क्या करते थे? लोगों की सेवा करते थे, लोगों के यहाँ पर काम करना भी करते थे। लोगों के यहाँ पर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय उनके यहाँ पर पानी भरने का काम है, कपड़े धोने का काम है, घर की साफ सफाई का काम है, या समाज में साफ सफाई का काम है। ये सारी जो साफ सफाई का काम होता था शूद्र समाज के लोग करते थे। लोगों की जो सेवा करने का काम था वो शूद्रों के हाथ में था और शूद्र होते थे। और पांचवें नंबर पर आते हैं भैया अछूत। अछूत क्या होता था? जिनको अछुआ छूना भी बुरा माना जाता था, छुआछूत माना जाता था। अछूत जो होते थे गांव से बाहर होते थे, एक गांव में नहीं घुसते थे। अगर कभी इनको गांव में एंट्री मिलती थी, अगर कभी गांव में घुसते थे तो अपने हाथ में डंडा लेकर के आते थे और डंडे को बजाते थे, ताकि अगर कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा हो तो रास्ते से हट जाए। उसे अगर कोई व्यक्ति इनको छू लेता था तो वो अशुद्ध हो जाता था। ब्राह्मण बाकायदा भैया पूजा पाठ करवाता था, उसको शुद्धिकरण होता था। तो अछूतों को छूना बहुत पाप माना जाता था। अछूतों के रास्ते में कोई पड़ता नहीं था, इनको कोई टच नहीं करता था, बल्कि ये गांव में रहते नहीं थे, बल्कि ये गांव से बाहर रहते थे। अब हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट लिखना, महिलाओं की स्थिति। अगर हम लोग महिलाओं की बात करें, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई खास तौर से अधिकार यहाँ 750 से लेकर के 1200 बढ़ते तो महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। महिलाएं देर से शादियां नहीं करती थी, बल्कि महिलाओं की शादियां जो होती थी वो माँ बाप ही करते थे या उनके भाई जो होते थे वही करते थे। महिलाएं शादी से पहले अपने पिता पर निर्भर रहती थी, अपने भाई पर निर्भर रहती थी।
और शादी होने के बाद जो महिलाएं होती थी अपने पति पर या अपने पुत्र यानी अपने बेटों पर वह निर्भर हो जाती थी। अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें और महिलाओं को कह सकते कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था या पूजा पाठ में भी नहीं बैठती थी। बड़े-बड़े जो कर्मकांड होते थे महिलाओं उसमें भागीदारी उनकी नहीं होती थी। महिलाओं को संपत्ति में कोई विशेष प्रकार का अधिकार नहीं था। अगर हम महिलाओं की बात करें, बात क्या था भाई? महिलाओं का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है? और महिलाएं देर से शादी नहीं कर सकती थी, ये भी था। और इनकी जो शादियां होती थी वो बहुत कम उम्र में करवा दी जाती थी। अगला समाज में कुछ नई जातियां जैसे कायस्थ। कायस्थ एक प्रकार का व्यापारी जो कपड़ा उपड़ा बेचता सारे काम करता कायस्थ। और जो वैद्य समाज था जो लोगों की दवाई करता था उनको हम वैद्य बोलते हैं। वैद्य भी होते थे जो लोगों की चिकित्सा व्यवस्था का काम करते थे, वैद्य भी होते थे। अब देखेंगे इस समय कुछ जनजातियां रहती थी, जो जनजातियां होती थी जंगलों में रहती, जंगलों में निवास करती थी, जिनको हम आदिवासी के नाम से जानते थे। ये जो जनजातियां होती थी या जंगलों में निवास करती थी या जंगलों में ही रहती थी, एक प्रकार से जल जंगल जमीन इनकी मूल आकृति रहती थी या जंगलों में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। बाकी समाज से ये बिल्कुल कटी रहती थी। जंगलों में निवास करना, जंगलों के जो कंद मूल फल है उनको खा करके जीवन यापन करते थे। अगला हम बात करें दास। जो दास थे एक प्रकार से कह सकते हो कि दास जो थे वह इस समय यहाँ पर खरीदे और बेचे भी जाते थे। ये 750 से लेकर के 1200 तक करते थे। दास व्यापार होता था। दासों की यहाँ तक मंडी तक लगती थी। दासों को खुलेआम बेचा और खरीदा जाता था। गया तो भाई रे, इनको खुलेआम इनकी मंडी लगती थी। उनको खुले तौर पे क्या करते थे, यहाँ लोग खरीदते और बेचते थे। दास को अगर कोई व्यक्ति खरीद लेता था उससे क्या करवाता था, घर के काम करवाता था, चूल्हा चौका बर्तन ये सब करते थे, घर की साफ सफाई करते थे। दास जो होते थे वो खेती भी करते थे और दास जो होते थे वह युद्ध के समय लड़ाइयां भी लड़ते थे। और कई सारे जो दास होते थे वो काफी वीर होते थे। युद्धों में भाग लेने के लिए भी दासों को खरीदा जाता था। दासों की मंडियां लगती थी और दास जो होते थे वह एक प्रकार से बंधुआ मजदूर होते थे। और दास का अगर कोई पुत्र है, कोई बेटा है, तो वह भी दास ही माना जाता, वो भी दास ही होता था। अगला हम बात करें लैंगिक संबंध, यानी महिलाओं की स्थिति कैसे है। भाई लैंगिक संबंध अगर हम आप खास तौर से अगर आप देखोगे, जैसे आपकी बुक में पूछ लिएगा कि भाई 750 से लेकर के 1206 के बीच में लैंगिक संबंधों को बताइए। लैंगिक संबंध एक प्रकार से महिलाओं की स्थिति कैसे बनी, अब हम लोग विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। महिलाओं, देखो महिलाओं के संपत्ति अधिकार की अगर बात हूं तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं है। कहीं कहीं पर हम लोगों को महिलाओं की संपत्ति में 25% कितना 25% अधिकार की बात की गई, लेकिन ये वैदिक सभ्यता के समय था। लेकिन अगर मैं बात करूं 750 से लेकर के 1206 तक का जो इतिहास है, यहाँ पर महिलाओं की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, महिलाएं शादी से पहले अपने पिता पर या अपने भाई पर निर्भर रहती थी। ठीक है, शादी के बाद जो महिलाएं होती थी वो अपने पति पर या अपने पुत्र पर निर्भर हो जाती थी। महिलाओं की संपत्ति उनको कुछ नहीं दे जाती थी, इसलिए जब कभी उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाएं, जैसे सती प्रथा को भी हम लोग यहाँ पर अलग से पढ़ेंगे। अगला क्या, विवाह। महिलाओं का जो विवाह था, महिलाएं अपने मन मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी या अपने मन पसंद के लड़के से उनकी शादी नहीं करवाई जाती थी, बल्कि जो उनकी शादी होती थी वो कम उम्र में शादी करवा दी जाती थी, हो जाती थी। और महिलाएं अपने मन से शादी नहीं करती थी और देर से भी शादी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं था वो देर से शादी कर सकें, बल्कि उनके जो भाई होते थे, जो उनके माँ बाप होते थे, जिस लड़के से शादी करवाते थे उसी लड़की से महिलाओं को शादी करनी पड़ती थी। और विवाह विच्छेद के नियम की बात, तलाक जो था वो समाज में बहुत कम होता था, विवाह विच्छेद बहुत कम होता था। अगर किसी लड़की का तलाक हो जाए या कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो उसकी दोबारा शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता था। विधवाओं की अगर बात हो तो विधवाओं को लेकर के उनकी दोबारा शादियां नहीं हो पाती थी, शादी करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। और जब कोई विधवा हो जाती थी उसके भाई पूरे जो सर के बाल होते उसको छील दिया जाता था। एक प्रकार से समाज उसको अपमानजनक नजर से देखता था, उसको अच्छी नजर से समाज नहीं देखता है। अब हम लोग विधवापन की बात करें, वही मैंने बात की, जो विधवा होती थी उसका पति की संपत्ति में तो अधिकार था लेकिन उसको मिलता नहीं था, ना बाप की संपत्ति में अधिकार कोई होता था। तो विधवाओं की स्थिति कह सकते हैं समाज में बहुत से बदतर बनी हुई थी, या दोबारा शादी भी नहीं कर सकती थी, या कोई इनसे दोबारा शादी करने के लिए योग्य या तैयार भी नहीं होता था। कोई व्यक्ति इनसे दोबारा शादी करना ही नहीं चाहता था, खास तौर से जो विधवाएं होती थी। इसलिए तुमने देखा कि जब अंग्रेजी शासन आता है तो वहां पर खास तौर से विधवा विवाह को लेकर के काफी जागरूकता फैलाई जा सकती है कि भाई जो महिलाएं विधवा हो गई हैं उनको भी दोबारा शादी करने का अधिकार है,
लेकिन विधवाओं से कोई समाज में कोई व्यक्ति उनसे शादी करने को तैयार नहीं होता था। नियोग क्या है? एक प्रकार से कह सकते कि जो महिलाएं होती थी, वह जो विधवाएं होती थी, उनको ना तो पिता की संपत्ति में कुछ मिलता था भैया, न तो पति की संपत्ति में कुछ मिलता था। ऐसी स्थिति में जो विधवाएं थी वो सती हो जाती थी। जब किसी महिला जिसकी शादी हो गई है, अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो वह पति के साथ सती हो जाती थी। सती होने का रीजन क्या है भाई? अब उसको सहारा कौन देगा? क्या है? अब उसको सहारा कौन देगा? अब उसको चीजें कौन बताए? इसलिए वहां पर सती होना ही क्या उसके लिए क्या है, एक प्रकार से देखो, जैसे मैं सती प्रथा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं लैंगिक संबंध में, देखो सती महिलाएं सती इसलिए हो जाती थी भाई मेरे, क्योंकि सती होने के पीछे उनका कारण है। एक बात बताओ भाई, किसी महिला के पति की डेथ हो गई है तो ससुराल वाले भी उसको कुछ नहीं देते थे और पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में महिला बिचारी करेगी क्या? ना तो पिता के यहाँ कुछ मिला, ना तो पति की संपत्ति में कुछ मिला। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं होती थी वो सती ही हो जाती थी। सती मतलब क्या है कि जैसे पति की डेथ हो जाती थी, जब उसकी चिता जलती थी, आग जलती थी, साथ में वह भी बैठ जाती थी, वह भी उसके साथ जिंदा रह जाती, यही सती प्रथा है। अब हम बात करें स्त्री शिक्षा। अगर मैं स्त्री शिक्षा की बात हूँ तो इस समय स्त्री शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। खास तौर से जो सामान्य घर की महिलाएं थी वह तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती थी। महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, चूल्हा चौका बर्तन यही करती थी। सिर्फ जो अमीर घर की महिलाएं थी, राजघरानों की महिलाएं थी, उनको ही थोड़ी बहुत शिक्षा का अधिकार था, वही थोड़ी बहुत पढ़ लिख सकती थी। बाकी अन्य महिलाओं को किसी प्रकार के अधिकार हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। अगर कुछ अपवादों की बात करें तो कुछ अपवाद जरूर है जहां पर महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिला है। तो सिर्फ अगर आप देखेंगे जो अमीर वर्ग की महिलाएं हैं, या कह सकते हैं कि जो शासक है, जैसे उसकी बेटी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, जो राजा उसकी जैसे कोई शासक है, राजा है, उसकी माँ है, बहन है, बेटी है, उनको थोड़ा बहुत अधिकार जरूर मिलता था। वो थोड़ी बहुत पढ़ लिख जरूर लेती थी। लेकिन अन्य जो महिलाएं थी उनको, जो सामान्य घर की महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने का किसी प्रकार का उनका कोई अधिकार नहीं होता था। और वो पूजा पाठ में भी नहीं बैठती। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जो कर्मकांड होते थे, बड़े बड़े जो पूजा पाठ होते थे, वहां पर महिलाओं को तो भाई मेरे बिल्कुल भी बैठने का कोई मिलता ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको क्या था, बैठने के लिए उनको कुछ नहीं देती था, अगर मैं बात करूं ना। ठीक है, अगर आप देखोगे सामान्य घरों की जो महिलाएं होती थी उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, ठीक है, ठीक है, यानी जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं उनको ही अगर आप देखेंगे तो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता था। सामान्य घर की जो महिलाएं थी उनको पढ़ने लिखने का अधिकार है, ना पूजा में बैठ सकती हैं, ना अपनी मनपसंद से शादी कर सकती हैं, आने जाने का अधिकार भी नहीं था, घर की चार दीवारी के अंदर ही वह रहती थी। तो ये लैंगिक संबंध भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा और पूछा जाएगा। और 11वां चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस चैप्टर से आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा या जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको लिख करके आना ही आना है। कोई भी बच्चा इसको छोड़ करके नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में राजनैतिक और सांस्कृतिक विस्तार किसे? दक्षिण पूर्व एशिया में देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में राज्य का गठन कैसे हुआ है? चोल नौसेना अभियान और विजय श्री आक्रमण कैसे हुआ? कला और वास्तुकला और साहित्य और नाटक क्या है? खास तौर से दक्षिण पूर्व एशिया में और दक्षिण भारत में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भारत, फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में समुद्री व्यापार सक्रिय रूप से शामिल था। अगर मैं बात करूं, जो हमारा प्रारंभिक मध्यकाल है उसमें अगर आप देखो, भारत हो, फारस की खाड़ी हो, दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र हो, समुद्री व्यापार हो, यहाँ के सक्रिय रूप से शामिल था। भारत इन दो छोरों के बीच में स्थित है। अगर आप देखोगे, जो फारस की खाड़ी है और जो दक्षिण चीन सागर है, उसी के बीच में भारत एक प्रकार से क्या है, स्थिर है। और भारत जो है समुद्री व्यापार में कह सकते क्या है, एक प्रकार से सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता है। अरब का एशियाई व्यापार पर अधिकार था। अगर आप देखें, जो अरब के लोग हैं, इनका एशियाई व्यापार पर एकाधिकार था, यानी सिंगल राइट था। सबसे ज्यादा जो अरब के लोग थे एशिया में खूब सारा व्यापार करते थे। भारत को व्यापार के लिए एक लोकप्रिय गंता के रूप में देखा जाता है, यानी भारत भी कह सकते काफी व्यापार करता था। अगर आप देखेंगे मध्यकाल में 750 से लेकर के 1200 के बीच में अगर देखेंगे, भारत से अगर आप देखेंगे तो मसाला, रेशम व्यापार के मार्ग ने भारत को
बाहरी दुनिया से जुड़ा, यानी जो भारत है वो खास तौर से मसालों के लिए, सूती कपड़ों के लिए खूब फेमस था। और जो रेशम मार्ग था वह भारत से जाता था और भारत जो था वो पूरी दुनिया से रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। अभिलेखों, देशी स्रोतों, पुरातात्विक स्रोतों और यात्रा वृत्तांत भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में व्यापारिक गतिविधि, देखो अगर आप देखेंगे भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ भारत का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। अगर आप देखेंगे जो भारत है और जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ जो हमारा व्यापार है बहुत बढ़िया होता था, क्योंकि भारत जो था, भारत के रास्ते से एक प्रकार से रेशम मार्ग जाता था, उसी रेशम मार्ग के सहारे जो भारत था व्यापार करता था और भारत की जो वस्तुएं थी वह दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर के बिकती थी। 7वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया में एक जहाज के कप्तान और लंबी दूरी में समुद्री व्यापार का उल्लेख करता है। 10वीं शताब्दी में कदाल्दी शिलालेख इस क्षेत्र में आने वाले द्रविड़, कलिंग निवासी और श्रीलंका निवासी आदि का विदेशी के रूप में उल्लेख है। बनियागा और व्यापारी श्रेणी के रूप में जावा पुराने वाले शिलालेखों में विदेशी व्यापार के रूप में। अगर आप देखो जो भारत है वो क्या करता था, विदेशी व्यापार में काफी इन्वॉल्व था और हम लोग क्या करते थे दक्षिण पूर्व एशिया में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से अगर आप देखें भारत जो है अगर व्यापार की बात करोगे तो हमारा जो व्यापार था दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार काफी बेहतर हो रहा था। 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण पूर्व एशिया में शक्तिशाली राज्य उभरने शुरू होते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर आप देखेंगे तो 5वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारत है वह एक शक्तिशाली राज्य उभरा और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। कुछ ने संस्कृति को अपनाया, कुछ ने संस्कृति को अपनी राजकीय भाषा अपनाया, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया पर थोपा गया। भारत ने प्रसार के रूप में केंद्र थे और दक्षिण पूर्व एशिया में आत्मसात करने के केंद्र थे। मालाबार समूह इस कड़ी को स्थापित करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्राचीन भारतीय साहित्यिक जो स्रोत हैं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पुराण है, रामायण है, या जो सुतपिटक है, या जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये सभी चीज बताते हैं कि भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया में अनेक बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति पूरा स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि, स्वर्ण द्वीप यानी सोने का द्वीप कहा गया। प्राचीन यूनानी लेखक लिखता है और कहता है कि एक प्रकार से 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री सुमा ने विजय साम्राज्य का दौरा किया। किसका? विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति में के कारण प्राचीन काल में बाहरी दुनिया से जाना जाता था। अल गुरूनी हो या याकूत हो, अरब के लेखक हो, उन्होंने भारत को स्वर्ण भूमि के रूप में उल्लेख किया। यानी कह सकते हो कि 750 से लेकर के 1206 के बीच में भारत में जो व्यापार था बहुत ज्यादा होता था और हमारा जो पूरा व्यापार था वो एक प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होता था, अरब के साथ होता था और हमारा व्यापार काफी बेहतर था। निम्नलिखित भागों में आप महसूस करेंगे कि भारतीय व्यापार पुजारी के दक्षिण पूर्व एशिया में वहां बसने के बावजूद इस अवधि के दौरान जो प्रमुख भारतीय प्रभाव देखने को मिला वह निश्चित रूप से भारतीय औपनिवेशिक के कारण नहीं था, जैसा कि प्रारंभिक इतिहासकार मानते। दक्षिण पूर्व एशिया कुल मिलाकर के कोई भारतीय उपनिवेश नहीं था, बल्कि भारतीय तत्वों को एकीकृत करने पर लोगों को बल दिया गया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दक्षिण पूर्व एशिया सभ्यता के उदय में भारतीय परंपराओं का, देखो दक्षिण पूर्व एशिया किसको बोलते हैं? भारत के आसपास के जो देश हैं उनको दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया पर अगर आप देखेंगे तो भारत का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना कोई उपनिवेश नहीं बनाया, किसी को गुलाम नहीं बनाया, लेकिन भारत का जो प्रभाव है वह दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर हम लोगों को देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया के स्थानीय प्रमुखों, भारतीय पुजारी और विद्वानों ने सहायता से राजत्व की भारतीय अवधारणा सावधानी पूर्वक चुनाव अपनाया। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया समाज में शासक कुलीन वर्ग ऐसे प्रभावी माध्यम बने जिनके माध्यम से भारतीय परंपरा का प्रसार हुआ। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार कह सकते दक्षिण पूर्व एशिया में खूब हुआ। जैसे जैसे परंपराएं स्थानीय स्तर पर पहुंची, इससे आगे स्थानांतरित हुई। अब खास दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय विस्तार कैसे हुआ? अगर आप देखो दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय परंपरा है, हमारी रीति रिवाज है, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है,
हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, वह दक्षिण पूर्व एशिया में खूब फैली। अब भैया दक्षिण पूर्व एशिया क्या मैं बता देता हूँ। जैसे भारत जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अगर मैं तुम नाम सुनना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो कहा रहा कि भाई 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो भारत का प्रभाव है, प्रभुत्व है, वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हमको बहुत ज्यादा दिखाई देता। भारत व्यापार में बहुत बेहतर था, बहुत ज्यादा था, उसने उपनिवेश नहीं बनाए थे, लेकिन भारतीय जो प्रभाव है वो दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर हम लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा दक्षिण पूर्व एशिया में राज्य का गठन कैसे हुआ। तो दक्षिण पूर्व एशिया में अगर आप देखेंगे तो व्यापार में भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत ज्यादा है। शक्तिशाली क्यों है? व्यापार बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत ने किसी भी क्षेत्र को अपना उपनिवेश नहीं बनाया है। जैसे चोल, देखो दक्षिण भारत में एक साम्राज्य जिसका नाम है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जो है सैनिक शक्ति का प्रयोग करके उसने अपने साम्राज्य को, देखो अगर मैं बात करूं तो केरल और तमिलनाडु में 3 राज्य हैं, 3 तंत्र यानी 3 शासक हैं। कौन है? चोर, चेल, पांड्य। कौन कौन से भैया? अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में 3 शासन थे, एक तो थे चोल, दूसरे थे चेर और तीसरे से पांड्य। जो चोल शासक है उन्होंने सैनिक शक्ति का प्रयोग करके कह सकते हैं अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है और अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। और कह सकते हैं कि तमिलनाडु और केरल के इलाके में अगर आप देखेंगे चोल ने कह सकते हैं एक प्रकार से अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने व्यापार हो या अन्य चीजों उनमें अपनी सत्ता को प्रवेश किया है और कई सारे युद्धों को लड़के उन्होंने विजय प्राप्त की है और अपने साम्राज्य को बेहतर बनाया। अब हम बात करेंगे कला और वास्तुकला। खासकर दक्षिण भारत में अगर कलाओं की बात करें, इस समय कह सकते हैं कई सारे कलाकृतियां बनती हैं। वास्तुकला एक प्रकार से जो भवन बनते हैं, इमारतें बनती हैं, 750 से लेकर 1200 से दक्षिण भारत में अगर आते हैं कई प्रकार की कलाकृतियां हैं, भवन है। देखो एक बताऊं, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनने का तरीका उत्तर भारत में वैसा नहीं बनता था। दक्षिण भारत में अगर आप देखोगे जो कला है, कला किस प्रकार की कला है? जैसे मूर्ति कला है, चित्र कला है, मिट्टी बनाने की कला है, बर्तन बनाने की कला है। एक कलाओं की हम लोग बातें, वास्तुकला यानी जो भवन बनते हैं, निर्माण बनते हैं, ठीक है। इसका अगर हम साहित्य की बात करें तो यहाँ पर तमिल साहित्य खूब लिखा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं साहित्य की बात करूं तो यहाँ पर खास तौर से तमिल भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है। तमिल, तो जो भी किताबें लिखी गई, जो भी साहित्य लिखा गया, जो भी कवियों ने लिखा, दरबारियों ने लिखा, वो सारा जो साहित्यिक स्रोत थे या जो नाटक थे, जो किताबें थी, वो तमिल भाषा में लिखे, जिसको हम तमिलहम या एक प्रकार से तमिल भाषा में कहानियां लिखी गई हैं, गीत लिखे गए हैं या जो कुछ लिखा गया तमिल साहित्य में कहा। और कई सारे नाटकों के जरिए ये सारी चीजें क्या लिटरेचर मिला, साहित्य मिला है, जिससे दक्षिण भारत के इतिहास को हम लोगों को देखने में और भी मदद मिलती है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत जो है कह सकते हैं एक राजनीतिक शक्ति का विस्तार करता है और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत ने बहुत तेजी से किया। और जो चोल शासक है उन्होंने कह सकते विजय अभियान चला करके और कई सारे इलाकों पर आक्रमण करके अपने सत्ता को मजबूत बनाने का क्या किया है? काम किया है। तो चैप्टर नंबर 9 से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, उस चैप्टर में मैंने जितना पढ़ा रखा है आप सब लिख दिया करो, पॉइंट बना बना करके, क्योंकि लिखा जा सकता है। जैसे मान लो पेपर में तुम लिखने बैठे तो आ गया दक्षिण पूर्व एशिया में राज्य का गठन या चोल नौ अभियान और श्री विजय, कला, वास्तुकला, जो मैं चीजें बताता हूँ एक चैप्टर में, वो सारी चीजें आप लोग हेडिंग बना के लिख सकते हो, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है 20 नंबर का होता है और 20 नंबर के लिए आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना। तो 4 से 5 पेज लिखने के लिए आप लोग इतनी चीजों को यूज जरूर किया करो, ठीक है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या है? व्यापार, व्यापार मार्ग और समुद्री व्यापार। तो जो व्यापार कैसे होता था, व्यापारी कौन कौन से मार्ग थे और समुद्री व्यापार किस प्रकार से होता था, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखेगा गुप्त साम्राज्य और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में राजसी राज्यों का प्रसार हुआ और एक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था है। अगर आप देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में जो कृषि है वो एक बहुत मजबूत बनकर के उभरती है। वास्तव में 300 से लेकर के 1300 तक, इसी के दौरान जिस प्रकार कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, इससे
या धारणा बनने की अर्थव्यवस्था ग्रामीणकरण हुआ, यानी गांव की जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत थी, यानी खेती जो थी बहुत ज्यादा हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत में बहुत मजबूत बनी। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में गैर कृषक क्षेत्र भी था, जो 600 से 1000 ईसा पूर्व में क्षीण हो गया। 1000 ईस्वी के उपरांत अगर आप देखें शिल्प का उत्पादन खूब बढ़ा। शिल्प मतलब समझते जैसे कारीगरी, जैसे हाथ की जैसे जो बनी वस्तुएं होती है हम उसको बोलते हैं शिल्प। वाणिज्य और शहरी केंद्रों का पुनर्निर्माण हुआ। इस धारणा ने विद्वानों के मध्य विवाद उत्पन्न किए। इस चैप्टर में खास हम लोग देखेंगे कि आरंभिक मध्यकाल में व्यापार में गिरावट कैसे आई। हम यह भी देखेंगे कि व्यापार और व्यापारिक मार्ग और समुद्री जो व्यापार है उसमें संपर्क में जो ग्रामीण यानी सामग्री प्राप्त हुई उसमें किस प्रकार, देखो अगर आप देखेंगे तो देखोगे खास तौर से देखोगे कि 750 से लेकर के 1206 के बीच में अगर आप के बीच में देखोगे तो यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था खूब मजबूत हुई और कृषि इतना ज्यादा बढ़ेगी कि व्यापार धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए एक प्रकार से बताया जाता कि 750 से लेकर के 1206 के बीच में अगर आप देखेंगे तो व्यापार में एक प्रकार से गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है कि जो व्यापार पहले बहुत ज्यादा होता था वह व्यापार धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, और व्यापार के कम होने का कारण कि शहरों का पतन हुआ। जो व्यापार पहले बहुत ज्यादा होता था अब वह व्यापार क्या हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। देखेगा हाल के वर्षों में 6.5 शताब्दियों के संबंध में अध्ययन ने इतिहासकारों के बीच काफी महत्वपूर्ण वाद विवाद को जन्म दिया। विचारकालीन 20वीं शताब्दी में 13वें मध्य इतिहासकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि शुरू में विद्वानों ने राजवंशीय इतिहास को, देखो शुरू में जो इतिहासकार थे ज्यादातर राजवंशीय इतिहास लिखते थे, राजाओं महाराजाओं के बारे में ज्यादातर इतिहासकार लिखते थे, अन्य चीजों को उन्होंने नहीं लिखा। राजनीतिक रूप से उत्तर भारत में संपूर्ण उपमहाद्वीप में राजतंत्रीय सत्ता का वर्चस्व था, हर जगह पर राजतंत्र था, परंतु 600 ईस्वी से सत्ता में विभिन्न किसी प्रकार की सत्ता उत्तर भारत में दक्षिण में सर्वोच्चता प्राप्त नहीं थी। राजनीतिक परिदृश्य की प्रमुख विशेषता अनेक शक्ति सुदूर दक्षिण में स्थानीय सत्ताओं में विद्यमान थी। राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश का एक उल्लेखनीय क्षण कोटि और श्रेणी में सामंतों के अधीन था। राजनीतिक परिदृश्य पूर्व शताब्दी की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल था, यानी अब राजनीति जो है बहुत ज्यादा हम लोगों को जटिल दिखाई देती है। इन शासकों और बहुत से भूमि अनुदान के जरिए न राजनीतिक जीवन अपितु सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक इतिहास हेतु जानकारी के स्रोत हमको प्रदान होते हैं। शहरों के पतन के बारे में क्या, देखो अगर आप देखोगे 750 से लेकर के 1206 के बीच में क्या हुआ कि भाई मेरे यहाँ पर कृषि इतनी ज्यादा बढ़ी कि व्यापार जो था धीरे धीरे कम हुआ। और व्यापार कम होने का कारण क्या कि यहाँ पर हम लोगों को शहरों का पतन दिखाई देता है, क्योंकि शहरों में जो वस्तुएं होती थी वह ज्यादा नहीं भेजी जाने लगी, जिस वजह से कह सकते कि नए शहर नहीं बने और जो पहले के शहर थे उनका पतन हम लोगों को यहाँ पर देखने को काफी हद तक देखने को मिलता है। शहरों का पतन का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण बहुत ज्यादा हुए और विदेशी आक्रमण से क्या कि भारत में जो शहर थे उनका पतन हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। और शहरी पतन का अगला कारण है कि जो व्यापार अर्थव्यवस्था है व्यापार धीरे धीरे कम हुआ और व्यापार ने एक प्रकार से किया कि शहरों के पतन में उसने एक प्रकार से बड़ी भूमिका निभाई। शहरों के पतन में वाद विवाद क्या है, देखो कुछ इतिहासकार का मानना कि जो शहरों का पतन हुआ ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कृषि इतने ज्यादा बढ़ी कि शहरी अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। कुछ लोगों का कहना कि जो शहरों का पतन हुआ एक प्रकार से विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने एक प्रकार से शहरों के पतन में बड़ी भूमिका निभाई, यानी विदेशी आक्रमण ने क्या किया एक प्रकार से शहरों को तहस नहस कर दिया, इस वजह से भारतीय शहरों का पतन हो गया। कुछ लोगों का मानना कि व्यापार कम हुआ इस वजह से शहरों का पतन हो गया। कुछ लोगों का कहना कि खेती में ह्रास हुआ होगा या कृषि धीरे धीरे कम हो गई होगी, खेती नहीं हुई तो खेती जो व्यापार को सपोर्ट करती थी जो मदद करती थी वो सपोर्ट और व्यापार समाप्त हो गया, इस वजह से शहरों का पतन हो गया। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं अलग अलग रीजन बताते अलग अलग कारण बताते हैं कि शहरों के पतन के क्या क्या कारण होंगे। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग तथ्य हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन है भैया, कोई कुछ बताता कि शहरों का जो पतन हुआ है। तो भारत में अगर आप देखेंगे लंबी दूरी का व्यापार खूब होता था, खासतौर से उत्तर भारत में। उत्तर भारत में ऐसे कई सारे आंकड़े हैं कई सारे साक्ष्य हैं जिनसे हम लोगों को पता चले कि भारत में लंबी दूरी के व्यापार में यातायात के साधनों का बड़ा प्रयोग होता था। जैसे व्यापारिक मार्ग खूब बनते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को लाने ले जाने के लिए
यहाँ पर जो व्यापारिक मार्ग थे उनका प्रयोग कर सकते हैं कि ज्यादातर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो व्यापारिक मार्ग थे उन्होंने क्या किया, लंबी दूरी के व्यापार में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए सड़कें बनी, सड़कों को बेहतर बनाया गया, या जो नदियां थी वहां पर नाव की व्यवस्था करवाई जाती थी ताकि लंबी दूरी का व्यापार हो। और जब भारत में लंबी दूरी का व्यापार हुआ तो इससे विदेशी व्यापार और हमारे यहाँ के जो कपड़े थे, जो मसाले थे, जो सूती वस्त्र थे, वो भारत से कह सकते कि अरब सागर के रास्ते या समुद्री रास्तों के जरिए वो एक प्रकार से अरब में भी भारत की खाड़ी के जरिए, बंगाल की खाड़ी के जरिए क्या होता था, वह विदेशी व्यापार भी कह सकते इस समय भारत में काफी हद तक बढ़ा। समुद्री व्यापार भारत में बहुत ज्यादा हुआ और हम खासतौर पर समुद्री व्यापार को देखेंगे तो दक्षिण भारत में कौन कौन से व्यापारिक मार्ग हैं। तो ये दक्षिण भारत में अगर आप देखो फसलों का उत्पादन या कपड़ों का उत्पादन, मसालों का उत्पादन भारत में खूब होता था। और ये जो मसाले होते थे, जो कपड़े होते, जो फसलें होती, जो मोटा अनाज होता था, जो कीमती वस्तुएं होती थी, जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ। यह एक प्रकार से जलीय मार्ग यानी समुद्री रास्तों से क्या होता था, इनका विदेशी व्यापार खूब हुआ। और दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार होता था वो कहां से होता था, सबसे पहले कर्नाटक में होता था। देखो समुद्र पार संपर्क बढ़ते जा रहे थे कोंकण और कैरा तटों पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक प्रकार से देखो व्यापारिक कर्नाटक में जो व्यापार था, विदेशी व्यापार खूब होने लगा। मुस्लिम व्यापारियों के महत्व बढ़ गए। मालाबार में अरब से आने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ा नगर था। अरब लेखक जैसे चावल, काली मिर्च, रेशम, नारियल, केला, सागवान, ठीक है, बांस, कपूर, इलायची, लौंग, आम, गंधक, आयात निर्यात का वर्णन हम लोग में। एक प्रकार से इन चीजों का जो आयात निर्यात था वो कर्नाटक से होता था। तो कर्नाटक में इन वस्तुओं का क्या हुआ, आयात होने लगा। दूसरा कोंकण का जो तटीय इलाका है, यहाँ से समुद्री, कोंकण मतलब भैया खास तौर से हमारा जो गोवा है और जो महाराष्ट्र है, उन इलाकों से कह देगा समुद्री व्यापार खूब हुआ और समुद्री यात्राएं हुई। जो कोंकण तट, महाराष्ट्र के तट पर इसके महत्व काफी महत्वपूर्ण थे, परंतु उत्तरी और दक्षिणी कोंकण में बंदरगाहों के जरिए से कई सारी जानकारियां स्पष्ट रूप से नहीं मिली है। कोंकण शब्द अधिक प्रमुखता से प्रारंभिक मध्यकाल में ही मिला। अरबी साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित बाबरी निरूपता में एक प्रकार से राष्ट्रकूटों के साथ जाती है। उत्तर कोंकण जो के बीच में भिन्नता है। कोंकण का जो इलाका है, कोंकण के इलाके से अगर आप देखें, कोंकण का जो तटीय इलाका है, जो गुजरात काठियावाड़ का तट है, यहाँ से समुद्री यात्री खूब आते हैं। और भारत में अगर आप देखें कोंकण के इलाके से समुद्री व्यापार काफी होता है और समुद्री व्यापार जो था खास तौर से विदेशी व्यापार खूब होता था कोंकण के तटीय इलाकों से। दूसरा अगर आप देखें जो व्यापार होता था आंध्र प्रदेश, 11वीं और 12वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में लंबी दूरी का व्यापार गतिविधियों की गति की धारणा थी। इसके लिए कहा जा सकता है कि राजनीतिक वातावरण प्रेरणादायी नहीं रही, परंतु एक सीमित पैमाने पर आंतरिक व्यापार विद्यमान था। व्यापारी प्रायः बैंकर के रूप में काम करते। उदाहरण के लिए चंद, भीम, पोती, कोंडा ये प्रकार के बैंकर के रूप में काम करते थे। यानी आंध्र प्रदेश में देखोगे तो लंबी दूरी का व्यापार खूब होता था। लंबी दूरी का व्यापार, समुद्री व्यापार, तटीय व्यापार, यानी एक तट से दूसरे तट में जो व्यापार होता था वह भी हम लोगों को यहाँ पर खूब देखने को मिलता है। अगर समुद्री, केरल में भी खूब व्यापार होता था। केरल का जो व्यापार था वो यहूदी, ईसाई और अरब के विदेशी व्यापारियों के साथ इनका व्यापार खूब होता था। केरल में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से 15वीं और 16वीं शताब्दी में अभिलेखों से हमको प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर व्यापार काफी था। तमिल क्षेत्र जो था यहाँ से भी विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा होता था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो खास तौर से सूती धागे का, वस्त्र का, लोहे का, काली मिर्च का, घोड़ों का, इसका व्यापार खूब ज्यादा होता था। और यह व्यापार जो तमिल क्षेत्र से होता था, बर्मा हो, म्यांमार हो, इन देशों में खूब किया जाता था। मालाबार जो प्रायद्वीप है, यहाँ इनके साथ व्यापार कह सकते हो कि बड़ी मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलता है, जो एक सारा विदेशी व्यापार चलता था। तो ये सारा समुद्री व्यापार होता था। ये व्यापार वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। मैंने शॉर्ट में जरूर बताया, बट इसको आप लोग दोबारा अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि 12वें चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। और इसको आप लोगों को लिख करके भी आना, कोई छोड़ करके नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13 क्या है, वणिक श्रेणी और उत्तर व दक्षिण भारत में शहरीकरण। तो इसमें अगर हम लोग इंपॉर्टेंट की बात करें तो उत्तर भारत में शहरीकरण और दक्षिण भारत में शहरीकरण, ये दो इंपॉर्टेंट है।
और एक खास तौर से तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसमें से कोई न कोई एक तो आ ही सकता है। तो चलिए देखिएगा भाई तीसरा शहरीकरण क्या है। देखिएगा उत्तर गुप्त काल के बाद भूमि अनुदानों की बढ़ती प्रथा एक महत्वपूर्ण पहलू था। विद्वानों का मानना है कि इस विशेषता के कारण अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण हुआ और भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण का अंत हुआ। नहीं देखो, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गई। इस वजह से क्या हो गई, जो शहरीकरण था वो खत्म हो गया दूसरा वाला, और व्यापक शहरी यानी शहरों का पतन हुआ, शहरी केंद्रों में गिरावट आई। माना जाता कि 300 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच अखिल भारतीय पैमाने पर शहर गायब हो गए। देखो भाई मेरे, कहा जाता है 300 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में जो भारतीय शहर थे वह पूरी तरीके से गायब हो गए। ठीक है, यह जो कारण था, इस कारण से लंबी दूरी के व्यापार में काफी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए और सामंती उत्पादन प्रक्रिया में समझा गया। हालांकि विद्वानों ने सामंतवाद को विसंगतियों के अंतर विरोधों को इंगित किया। हालांकि यह सच है कि आरंभिक मध्यकाल में जो शहरी पतन था उसका परित्याग द्वारा चिन्हित किया गया। यह भी उतना ही निश्चित है कि अन्य बस्तियां अस्तित्व में रही और फली फूली। इन सभी पिछली इकाइयों में देखो, अगर आप देखोगे तो भारत में 300 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में अगर आप देखोगे तो जो दूसरा शहरीकरण था उसका पतन हो गया, और पतन होने से कारण क्या हो कि लंबी दूरी का व्यापार कम हो गया, व्यापार में गिरावट आ गई, और भारत में जो सामंतवाद था वह धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला गया। अगर हम देखेंगे या भारत के कई हिस्सों में 1000 ईसी के पूर्व अवधि में शहरी विशेषताएं दिखाई देती हैं। व्यापार संपर्क, सड़क, व्यापारियों के घर, बाजार स्थान, स्मारकीय मंदिर, कारीगर, निवास स्थल आदि कई प्रकार के शहरी केंद्र उभरे। 1000 ईस्वी के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में हम लोगों को तीसरा शहरीकरण यानी शहर धीरे धीरे फिर बनने लग जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये शहरी केंद्र अपने शुरुआती ऐतिहासिक साक्ष्यों के इस तरह अलग थे कि वह ग्रामीण संदर्भ में गहरे केंद्रित थे। भारतीय उपमहाद्वीप में जो दूसरा शहरीकरण हो 600 से लेकर के 300 ईस्वी के बीच रहा, जिसका गंगा घाटी में स्थित और मध्यकालीन शहरी केंद्रों में एक मंच के रूप में कार्य किया। आरंभिक मध्यकाल के विपरीत जहां रहा। अगर आप देखेंगे जो भारत में तीसरा शहरीकरण है, तीसरा शहरीकरण 1000 ईस्वी के बाद हुआ, और तीसरा शहरीकरण जो हुआ वह भूमि अनुदान द्वारा कृषि विस्तार और समूहों और कृषि संसाधनों की उत्पत्ति द्वारा हुआ। खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे जो शासक समूह है, जो व्यापारी समूह है, इन व्यापारी और शासक समूह के कारण ही कह सकते कि भारत में तीसरा शहरीकरण जो था वह संभव हो पाया। ठीक है, तृतीय शहरीकरण का हिस्सा बनेंगे। प्रारंभिक मध्य युगीन काल में शहरीकरण एक संपूर्ण तस्वीर पाने के लिए विभिन्न प्रकार के शहरी केंद्रों, व्यापारिक मार्गों, व्यापारिक गतिविधियों, वाणिज्यिक, जो तीसरा शहरीकरण था वह उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में हमको दोनों दिखाई देता है। देखो भारत में जब भूमि अनुदानों का गहन अध्ययन करोगे भैया, जो भूमि दान दिया गया जिससे भारत में सामंतवाद आया, तो ये जो सामंतवाद था उसने अभिलेखों में बाजार में पूरी तरह से नदारत नहीं रही। यहाँ तक कि 1000 ईस्वी में अभिलेखों में भी है। अभिलेख साहित्यिक स्रोत विभिन्न प्रकार के बाजारों में विद्यमान दर्शाते हैं, जिनमें से 600 ईस्वी से पूर्व अज्ञात थे। इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकाल में उत्तर भारत में हाट बाजार धीरे धीरे आने लगे। हाट यानी एक प्रकार का बाजार होता था जहां पर व्यापारिक गतिविधियां होती थी। खास तौर से जो हाट के रूप में आज भी जीवित है, बंगाल और बिहार के रूप में जाना जाता है। ऐसे ग्रामीण बाजार के केंद्र ज्यादा थे जहां पर लेन देन रोज नहीं होता था बल्कि सप्ताह में एक बार होता था। तो उत्तर भारत में जो शहरीकरण हुआ वह जो गांव में लगता नहीं, डेली बाजार मार्केट नहीं लगती है, हफ्ते में लगती है। जैसे कहीं कहीं सोमवार को लगेगी या शुक्रवार को लगेगी या कहीं कहीं बुध और बृहस्पति को लगती है। जो ये जो हाट होते थे, जो गांव के आसपास होते, जो बाजार होते थे, यह डेली नहीं लगते थे, डेली लेन देन नहीं होता था बल्कि हफ्ते में 1 या 2 दिन होता था। हाट संबंधी ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जहां पर पेयजल, विश्राम गृह और भोजन की उपलब्धता की बात थी। यानी यहाँ पर जो हाट होते हैं, यानी हाट वाले जो बाजार होते थे, यहाँ पर पानी पीने की चीजें भी थी, यहाँ पर रुकने के लिए यानी विश्राम गृह थे, यानी जैसे आज होटल होता है वहां पर आराम कर सकते वैसे उस प्रकार थे, और भोजन गृह थे, यानी होटल भी होते थे जो ये हाट होते थे। पालकालीन कुछ अभिलेख हमें बताते कि हाट शब्द मिलता है। यह संभवतः ऐसे हाटों का संकेत करता है जो किसी साधारण हाट के मुकाबले में बहुत महत्वपूर्ण थे।
ऐसा उदाहरण हमें देवापाल हाट था, जहाँ नालंदा के प्रसिद्ध मठ और विश्वविद्यालय के नजदीक है। देखो हाट क्या, हाट एक प्रकार का बाजार है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बाजारीकरण हुआ, बाजार बढ़े, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि भाई उत्तर भारत में जो था वह शहरीकरण धीरे-धीरे बढ़ा और उत्तर भारत में जो शहरीकरण है वो कह सकते हो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में बाजार के पता चलता है। यदि हमें पूरी तरह से केवल उत्तर भारत के अभिलेख मिलते हैं, ये बाजार स्थल खास तौर से अवृत क्षेत्र थे। उक्त शब्द से परहेज में एक रखता था। अगर गंगा यमुना दोआब, उच्च गंगा घाटी और पश्चिमी भारत में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी भारत में जो हाट है, जो बाजार है, धीरे-धीरे बाजार खुलने लगते हैं, धीरे-धीरे मार्केट आती है। जैसे-जैसे बाजार बढ़ेंगे, जैसे-वैसे व्यापार होगा, मार्केट होगा, वैसे कह सकते हैं उत्तर भारत में भाई शहरीकरण हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो गाँव में धीरे-धीरे मार्केट खुला और मार्केट धीरे-धीरे वो बाजार बन गया और जहाँ पर बाजार बने वहीं पर धीरे-धीरे शहर बनने लग गए और एक शहर बना, दो शहर बना, इसी प्रकार से शहर बनते चले गए। उसी को हम लोग शहरीकरण कह रहे हैं। तो ये शहरीकरण कहाँ होता है? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में अगर आप देखें शहरीकरण जो था काफी लंबा हो रहा था और यहाँ पर जो वणिक समुदाय है, जो व्यापारिक समुदाय है, उस व्यापारिक समुदाय ने कह सकते हैं कि भारत में, उत्तर भारत में शहरीकरण को लाने में उसने क्या किया? एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारत में जो शहरीकरण था वह व्यापारिक गतिविधियों के कारण हो सका। भाई व्यापार बढ़ा तो धीरे-धीरे बाजार बढ़े तो लोग बाजार के आसपास बसना शुरू किए और जब लोग बाजार के आसपास बसे, जब लोग बाजारों के आसपास बसे तो धीरे-धीरे वहां पर घर बनाने लगे, धीरे-धीरे शहर बनने लगे, एक शहर बना, दो शहर बना, इसी प्रकार से क्या उत्तर भारत में शहरीकरण हुआ। तो उत्तर भारत में जो शहरीकरण है वो कह सकते हैं एक प्रकार से व्यापारियों के कारण हुआ या व्यापार के कारण हुआ। नमक व्यापारी या कपड़ा व्यापारी, स्थानीय व्यापारी, इन व्यापारियों की मदद से, क्योंकि व्यापार जैसे-जैसे बढ़ा उसी प्रकार से हम लोगों के यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज्यादा देखने मिली और उन व्यापारिक गतिविधियों ने कह सकते व्यापार को यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका। दूसरा, धातु मुद्रा बनने लगी। जैसे-जैसे व्यापारी बाजार, बंदरगाह, संचार और तमाम चीजें बढ़ती उसी प्रकार से लंबी दूरी का जो व्यापार बढ़ा, उस लंबी दूरी के व्यापार ने क्या किया कि शहरीकरण को करने में महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा, जो धात्विक मुद्रा, देखो जब यहाँ पर व्यापार में मुद्रा आ जाती है तो उस मुद्रा व्यवस्था ने कह सकते कि एक प्रकार से व्यापारीकरण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण। उत्तर भारत में जब मुद्रा यानी सिक्के आते हैं तो सिक्कों ने भी क्या किया कि व्यापार को आगे बढ़ाया। पहले व्यापार करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब सिक्के आ गए तो सिक्कों से व्यापार बहुत ज्यादा होता था। पहले वस्तु का वस्तु के साथ व्यापार होता था, लेकिन अब सिक्के देकर के कोई व्यक्ति व्यापार कर सकता था। तो भाई 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में कह सकते कि उत्तर भारत में जो शहरीकरण है वो बहुत तेजी से हुआ। पहले कौड़ियों के जरिए व्यापार होता था, फिर सिक्के आ गए, सिक्के के जरिए व्यापार होने लगा। कौड़ियां इस कारण से लंबी दूरी के व्यापार में अवरोध नहीं रही और सिक्के आने से कह सकते समुद्र व्यापार भी खूब बढ़ा और इस व्यापार जो था उस व्यापार ने कैसे उत्तर भारत में शहरीकरण को करने में एक बड़ी प्रकार की भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखें दक्षिण भारत में शहरीकरण कैसे हुआ। जिस प्रकार से उत्तर भारत में शहरीकरण हुआ लगभग उसी प्रकार से दक्षिण में भी शहरीकरण, लेकिन दक्षिण भारत में जो शहरीकरण है उसमें कह सकते हैं एक प्रकार से समुद्री व्यापार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि दक्षिण जो साउथ का इलाका समुद्री इलाके हैं तो समुद्री व्यापार बढ़ा और लोग समुद्रों के आसपास बसने लग गए, बसावट होने लगी और समुद्रों के आसपास जब लोगों ने बसना शुरू किया, व्यापारियों ने बसना शुरू किया तो नए-नए शहर बने और दक्षिण भारत में कह सकते कि वहां पर भी हम लोगों को शहरीकरण होता हुआ दिखाई देता है कि व्यापार जो है, जो गतिविधि है, जो कृषि बढ़ा, उत्पादन बढ़ा और उसने कह सकते हैं कि भाई दक्षिण भारत में भी शहरीकरण को करने में बड़ी भूमिका। खास तौर से जैसे-जैसे नए-नए बाजार बने, बाजार केंद्रों ने शहरीकरण को बढ़ाया। भाई जब नई मार्केट बनेगी, नई बाजार बनेगी तो लोग बाजारों के आसपास रहना शुरू करेंगे। जब लोग भाई मेरे बाजार के आसपास रहेंगे तो वहीं धीरे-धीरे लोग घर बना लेंगे और घर बना के रहने लगेंगे और वहीं धीरे-धीरे भाई एक प्रकार का शहर बन जाएगा, वही शहरीकरण हो गया। व्यापार तंत्र ने यानी एक प्रकार का जो व्यापारिक रास्ते थे, जो व्यापारिक मार्ग थे, जो व्यापारिक गतिविधियां थी, जिन जगहों से चलती थी वह जगह भी धीरे-धीरे एक प्रकार से व्यापारिक केंद्रों में तब्दील हो गई। भ्रमणशील व्यापार, कुछ लोग कुछ ऐसे व्यापारी थे जो घूम-घूम करके व्यापार करते थे और कई बार जो घूम करके करने वाला व्यापारी होता था, एक कभी-कभी घूम कर करता था और कभी कहीं पर रुक जाते थे और जहां पर ये लोग रुक जाते थे
वहां पर धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ी, वहां पर मार्केट बना लिया और वहां पर भी एक प्रकार से शहरीकरण हो गया। तो जो भ्रमणशील व्यापारी हैं, जो बाजार हैं, जो व्यापार हैं, इन लोगों ने इन चीजों ने क्या किया कि दक्षिण भारत में व्यापार को यानी व्यापार के कारण कह सकते हो कि शहरीकरण हुआ। धीरे धीरे जैसे व्यापारिक केंद्र बने, मेले लगने लग गए, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, वहां पर एक प्रकार से हाथ की बनी चीजें बिकने लगी, चीजों का उत्पादन हुआ, यानी शिल्प का उत्पादन हुआ। इन चीजों ने धीरे धीरे क्या कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, उस वजह से धीरे धीरे लोग वहां पर घर बना करके मकान बना के रहने लगे नई नई जगहों पर। और वही चीजें क्या व्यापारिक यानी एक प्रकार से शहरीकरण में इसने अपनी एक बड़ी शिल्प उत्पादन, जो शिल्प का उत्पादन मिलेगा, शिल्प उत्पादन जैसे लकड़ी का, लोहे का, शीशे का, ठीक है, या जो डिजाइन बनने लगी, बुनकर हैं, जो कपड़ा बुनने वाले हैं, बुनकर हैं, इन लोगों ने जब कपड़े बुनने वाले, लोहे का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, जब ये शिल्प उत्पादन बढ़ा, तो इस शिल्प उत्पादन ने कह सकती कि जैसे वस्त्रों की बुनाई होने लगी, पारंपरिक कपड़े बनने लगे, पारंपरिक वस्त्र बनने लगे, तो यानी एक प्रकार से बुनाई उद्योग और वस्त्र उद्योग आगे बढ़ा। और जब वस्त्र उद्योग, बुनाई उद्योग आगे बढ़ा, तो इससे शहरीकरण भी हुआ। क्या हुआ? इससे शहरीकरण यानी नए नए शहर बने। भाई शिल्प उत्पादन ने दक्षिण भारत में शहरीकरण में कह सकते हैं एक प्रकार से बड़ी भूमिका निभाई। तो एक प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, दक्षिण भारत में शहरीकरण या उत्तर भारत में शहरीकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब पेपर में आएगा तो जो मैंने बताया वही चीजें आपको लिख करके आनी है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ लगभग वो पेपर में आता रहता है। और शहरीकरण जो टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो चीजें बताई उनको पढ़ के जरूर जाना है और बाकायदा पेपर में आपको पॉइंट बना करके हेडिंग बना करके लिखना है। इसी के साथ हमारा 13वां चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 क्या है? धर्म का विकास। यानी अगर हम लोग बात करें 750 से लेकर के 1206 तक जो आपकी बुक है, इस समय धर्म का विकास कैसे हुआ, तो खास तौर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन हम लोगों को काफी दिखाई देते हैं, क्योंकि इसी समय अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या है? और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत से। तो अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलवार और नैनार संतों ने। कब की है? 600 से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है। और शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। ये धार्मिक है। संगम साहित्य में भी भक्ति का खूब सारा विकास होता। देखो दक्षिण भारत में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन है उसमें भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन क्यों चला? तो भाई मेरे भक्ति आंदोलन चलने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि हिंदू धर्म में जिस प्रकार से कुरीतियां हैं, जैसे छुआछूत है, जाति प्रथा है, इस वजह से बहुत सारे जो लोग थे हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में, बौद्ध धर्म को अपना लेना, जैन धर्म को अपना लेना, या हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा कुरीतियां थी कि लोगों को पानी पीने का, गीता पुराण पढ़ने का, मंदिर में जाने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। इस वजह से कह सकते कि हिंदू धर्म जो था धीरे धीरे पीछे जा रहा था। इसलिए हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के जो संत हैं, उन संतों ने हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो कट्टरता है, उसको कम करने के लिए कह सकते हो कि उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। भक्ति आंदोलन का सिर्फ यही एक मकसद था कि हिंदू धर्म को एकजुट किया जाए और हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है और जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, उसको पूरी तरह से समाप्त करना है। शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से अद्वैतवाद का दर्शन दिया, वह भी कह सकते कि हिंदू धर्म में एक नया परिवर्तन था, नया चेंज था, जिसने कह सकते दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। और संगम साहित्य में जिस प्रकार से हम लोगों को वहां पर भक्ति देखने को मिलती है, जैसे आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म में मुक्ति, जिसको हम बातें भाई मुक्ति पाना सबसे बड़ा काम बोला जाता है, कि हिंदू धर्म में व्यक्ति जो भक्ति करता है, देखो हिंदू धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन है। मुक्ति की अब बात करें, हम बहुत बात करेंगे। देखो हिंदू धर्म में कहा जाता है भैया कि अगर तुमको ईश्वर को प्राप्त करना तो 3 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है भैया ज्ञान के जरिए। अब ज्ञान के जरिए तो हर आदमी भगवान को नहीं पा सकता है ना जी, तो हर कोई तो ज्ञानी नहीं बन सकता है कि हर कोई जाकर के हिमालय में तपस्या करेगा, हर कोई पेड़ के नीचे बैठ करके ओम ओम करेगा, ऐसा हर कोई ज्ञान के जरिए तो ईश्वर को पा नहीं सकता है। दूसरा है कर्म के जरिए। दूसरा हिंदू धर्म में बोला जाता है कि आप लोग भगवान को कर्म के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो हर आदमी भगवान को कर्म के जरिए भी प्राप्त नहीं कर सकता है। कर्म करना क्या? दान,
यानी एक प्रकार से दान पुण्य करना, तो हर आदमी के बस की बात नहीं कि वो कर्म के जरिए भगवान को प्राप्त कर ले। लेकिन तीसरा तरीका भक्ति, ईश्वर को प्राप्त करने का जो तीसरा तरीका भक्ति है, वो बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति घर पर बैठ करके अपनी भगवान की भक्ति करके हिंदू धर्म में मोक्ष पाना, मुक्ति पाना सबसे बड़ा साधन है। मोक्ष मतलब समझते हो कि ताकि हम लोगों को बार बार जन्म न लेना पड़े। आप सबको पता कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का बड़ा विश्वास है, क्योंकि हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो मुक्ति क्या है? हिंदू धर्म में भक्ति, ईश्वर की भक्ति इसलिए की जाती ताकि भगवान हमको मुक्ति दें और हम सीधे स्वर्ग चले जाएं, ताकि हमको बार बार जन्म ना लेना पड़े। जैसे आज हम लोग इंसान है, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी भेड़िया बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी खरगोश बनेंगे, कभी शेर बनेंगे, कभी हाथी बने, कभी हल, इंसान बार बार जन्म लेता है। तो हिंदू धर्म कहता है कि अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो हम लोगों को मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाएगा और हम लोग सीधे स्वर्ग चले जाएंगे और बार बार इस पृथ्वी लोक पर हमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म लेने से मुक्ति मिल जाएगी। तो भक्ति या आंदोलन जो चला है वह मुक्ति का साधन है, या ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा तरीका है। तो भक्ति आंदोलन जो एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जातिवाद है, छुआछूत है या दलितों के साथ अन्याय है, यह इन चीजों को कम करने के लिए हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और भक्ति जो आंदोलन है पूरी तरह से एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां है, जैसे मूर्ति पूजा है, बलि प्रथा है, जादू टोना है, झाड़ फूंक है, इन सबके खिलाफ जो चलाया गया आंदोलन है वो भक्ति आंदोलन। जिस प्रकार से हिंदू धर्म को छोड़ करके लोग किसी दूसरे धर्म को अपना रहे थे, इस वजह से हिंदू धर्म के जो समर्थक हैं या हिंदू धर्म में जो साधु संत हैं, उन लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत से शुरू हुआ और दक्षिण भारत में कह सकते हैं अलवार और नैनार संतों ने इसकी शुरुआत की। दक्षिण भारत में कह सकते अगर धर्म के क्षेत्र की बात करें तो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया, और अद्वैतवाद का दर्शन कह सकते हैं हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, संगम साहित्य में भी अगर आप देखेंगे, जो संगम साहित्य है जिसको हम तमिलहम बोलते हैं, वहां पर भी ईश्वर की भक्ति हम लोगों को दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर भी अगर आप देखेंगे शिव की भक्ति है। देखो दक्षिण भारत में जो 750 से लेकर के 1206 के बीच में जो पूरा भक्ति है, सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन है, वहां पर एक तो भैया शैव संप्रदाय, हिंदू धर्म में दो संप्रदाय है, एक है शैव संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय क्या होता है? जो भगवान शिव को मानते हैं, जिन्होंने भगवान शंकर को ही भगवान माना है, वो कहते हैं भगवान शंकर ही है, तो वो शैव संप्रदाय के होते हैं। वो लोग खास नॉनवेज भी खा लेते हैं। दूसरा संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु को भगवान मानते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय। तो हिंदू धर्म में भी दो संप्रदाय आते हैं, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। अगर आप देखें भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो एक है भाई सगुण भक्ति है, दूसरा निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति क्या होती है? सगुण भक्ति उस भक्ति को बोलते हैं कि जहां पर हम लोग ईश्वर के गुणों की पूजा करते हैं। जैसे कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई गायत्री की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है। ये सगुण भक्ति है, यानी आप अपने भगवान को किसी आत्मा में, किसी महापुरुष में, किसी मूर्ति में देख रहे हो, तो ये सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति क्या है? यानी ऐसे लोग जो अपने भगवान को कहते हैं कि उनके भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो उनका कोई आकार है, उनका भगवान हर जगह पर विद्यमान है, उसको हम लोग बोलते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कौन करता है? जैसे कबीर करते हैं। अगर आप देखेंगे कबीर जो जिन्हें की है निर्गुण भक्ति है। जैसे मीराबाई है, रसखान है, सूरदास है, ये सभी लोग कौन करते थे? सभी कैसी भक्ति करते हैं? सगुण भक्ति करते हैं। और सगुण भक्ति में अगर आप देखोगे तो राम भक्ति है, दूसरा कृष्ण भक्ति है। तो सगुण भक्ति में कुछ लोगों ने राम की भक्ति, जैसे रामानंद ने, तुलसीदास ने, और उसी प्रकार से जो कृष्ण भक्ति जैसे मीराबाई है, सूरदास है, रसखान है, इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। तो खास तौर से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन इंपॉर्टेंट बनेगा, संगम साहित्य में भक्ति, और भक्ति आंदोलन में अलवार और नैनार संत की हम लोग बात करेंगे। तो धार्मिक परंपरा क्या? इस समय जो धर्म है, अगर आप देखो तो खास तौर से हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए कह सकते हैं पूरा धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को हम लोग यहाँ देखते हैं चलाया गया था, या पूरा सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला है।
ठीक है। मंदिर इस समय कह सकते हैं, अगर आप देखें 750 से लेकर के 1226 मंदिरों की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दक्षिण भारत की बात करो तो मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अगर आप देखो दक्षिण भारत के आज के समय देखो तो भाई कितने मंदिर शक्तिशाली हैं। जैसे बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, देखो कितना चढ़ावा चढ़ता है। तो दक्षिण भारत में मंदिरों की स्थिति ज्यादा मजबूत है और मंदिरों की भूमिका इतनी ज्यादा कि ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज में बहुत ज्यादा था। तो भक्ति आंदोलन जो है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी है, लेकिन दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन हुआ वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए 14वां चैप्टर भी आपको करके जाना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, यानी चैप्टर नंबर 16 क्या है, भाषा और साहित्य। तो अगर साहित्य की बात करो तो यहाँ पर संस्कृत में सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया है, क्योंकि इस समय संस्कृत में और तमिल में दो ही भाषाएं थी। 750 से लेकर के 1200 के बीच में अगर साहित्य की बात करोगे तो संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा काव्य लिखी गई, यानी कविताएं लिखी गई हैं, वैज्ञानिक चीजें लिखी गई हैं, धार्मिक चीजें जो लिखी जाती है सब संस्कृत में लिखा जाता है। जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। इस समय भाई जो कविता लिखी गई, जो नाटक लिखी गई, जो कहानी लिखी गई, जो विज्ञान लिखा गया, जो गणित लिखा गया, सारी जो किताबें थी, जो सारी पुस्तकें थी, किसमें लिखी जाती थी, संस्कृत साहित्य में लिखी थी। यानी संस्कृत भाषा में सारा जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, वो संस्कृत में ही लिखा गया। जितनी भी कहानियां थी राजाओं के बारे में या युद्धों के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में, कानून के बारे में, धर्म के बारे में जो किताबें लिखी गई, सारी किताबें जो किसमें लिखी गई, संस्कृत में और कह सकते तमिल में। और यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कौन कौन सी, क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी, अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ये 4 भाषाएं हैं यहाँ पर बोलिए। अगर आप देखेंगे 750 से लेकर के 1200 के बीच में 4 भाषाएं बहुत प्रमुख हैं। ये 4 क्षेत्रीय भाषाएं थी जो बहुत बोली जाती थी। वो खास से हिंदी है, हिंदी जो उत्तर भारत में बोली जाती है। क्या है, हिंदी जो थी वह उत्तर भारत में बड़ी संख्या में बोली जाती थी, लेकिन हर जगह पर नहीं बोली जाती है। जो हिंदी थी जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन इलाकों में हिंदी बोली जाती थी। जो तमिल है, दूसरी भाषा जो तमिल है, वो खास तौर से तमिलनाडु के इलाके में तमिल भाषा बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी, जो तमिल भाषा थी वो कहाँ पर बोली जाती थी, वो कहाँ पर बोली थी भाई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो तमिल भाषी प्रदेश है वहां पर तमिल भाषा ही बोली जाती थी। वहां पर जो साहित्य लिखा जाए, कुछ किताबें लिखी गई, वो सारा तमिल में ही लिखी गई है। अगर दूसरी बात है कन्नड़, कन्नड़ जो भाषा खास तौर से अगर आप देखेंगे तो कहां पर बोली गई, कर्नाटक में। कर्नाटक में जो थी वो कर्नाटक जो इलाका, वहां पर कन्नड़ भाषा बोली जाती थी। कर्नाटक की जो स्थानीय भाषा क्या है, कन्नड़ भाषा है। तो यहाँ पर कन्नड़ भाषा में ज्यादातर चीजों को बोला जाता था। कन्नड़ वहां की स्थानीय भाषा थी या क्षेत्रीय बोली थी। वहां जो भाषा बोली जाती, कन्नड़ बोली जाती थी। जो साहित्य लिखा गया कन्नड़ में लिखा गया, चाहे धार्मिक लिखा गया हो, चाहे गैर धार्मिक, चाहे राजाओं के बारे में या दरबारी लिखेंगे, वो सारा कन्नड़ में ही लिखा गया। अगला अगर आप देखेंगे जो केरल का इलाका, वहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। केरल में क्या, तेलुगु भाषा। तो वहां पर चाहे चोर चेल पांड है, चाहे तमिलनाडु है, तो वहां पर जो कुछ बोला गया था तमिल तेलुगु में होता था। तो तेलुगु कहाँ बोली जाती, केरल के इलाके में तेलुगु भाषा। तो कह सकते कि 750 से लेकर 1200 के बीच में ये 4 क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ये सारी भाषाएं कह सकते हैं वहां पर बोली जाती थी। तो 16वें चैप्टर में जैसे संस्कृत साहित्य और क्षेत्रीय भाषाएं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे आएगा तो ये पूछेगा ज्यादातर, ये खास से 10 नंबर में आने की इसका चांस रहता है। 10 मार्क्स में आपसे इसको पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिएगा अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो अगला हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 17वां क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। तो देखेगा प्रारंभिक मध्यकाल में विज्ञान और शिक्षा क्या है। जैसे प्रारंभिक मध्यकाल में देखोगे तो किस चीज की पढ़ाई होती थी, तो शिक्षा किस, जैसे गणित की शिक्षा दी जाती थी, मैथमेटिक्स खूब पढ़ाया जाता, गणित की शिक्षा सबको मिलती थी। अरबी विज्ञान पढ़ाया जाता, अरबी भाषा में विज्ञान खूब पढ़ाया जाता। अरबी क्या है, अरब की भाषा है। अरबी विज्ञान का, यानी विज्ञान पर अरबी भाषा का प्रभाव था, इसलिए जो विज्ञान पढ़ाया जाता था अरबी भाषा में। और साइंस की पढ़ाई होती थी विज्ञान में, जैसे चिकित्सा विज्ञान या सर्जरी जिसको बोलते हैं, या जो बीमार उमार हो जाए, इस प्रकार का विज्ञान की पढ़ाई। खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष जो होता है, यानी जो वायु, वो उसको हम बोलते हैं। खगोल विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। खगोल यानी अंतरिक्ष को जाना, आसमान को जानना, चंद्रमा को जानना, खगोल विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। अगर प्रारंभिक मध्यकाल की बात है तो वहां पर खगोल विज्ञान एक प्रकार से स्पेस की जानकारी जो होती है इसकी भी पढ़ाई होती थी।
भारत में देखोगे तो नक्षत्रों की जिसकी हम गणना करते, ज्योतिष जो नक्षत्र है जो बताता भैया मंगल यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, आज आज अमावस्या है, आज फलाना, आज ग्रहण लग जाएगा। तो नक्षत्र यंत्र भी पढ़ाए जाते थे, नक्षत्र भी पढ़ाया जाता है, यानी जैसे ज्योतिष पढ़ाया जाता था। ज्योतिष की पढ़ाई भी कह सकते हैं मध्यकाल में हम लोगों को देखने को मिलती है। ज्योतिष भी पढ़ाया जाता था और नक्षत्र भी पढ़ाए जाते थे, जैसे जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, वरुण है, ये सारे नक्षत्र भी पढ़ाए जाते थे। तो नक्षत्रों की गणना भी की जाती थी, जैसे बारिश होगी कि नहीं होगी, शादी होगी कि नहीं होगी, देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। लोगों को ज्योतिष की पढ़ाई होती थी, नक्षत्रों की पढ़ाई होती थी। अगला रसायन शास्त्र की, रसायन यानी जो केमिकल है, रसायन विज्ञान की पढ़ाई होती थी, यानी केमिकल, यानी कौन कौन सा केमिकल, रसायन की भी पढ़ाई करती थी। चिकित्सा विज्ञान की भी पढ़ाई यहाँ पर खूब सारी थी, जो औषधि है, जो जड़ी बूटी है, जो औषधि है, उसकी पढ़ाई खूब, चिकित्सा डॉक्टरी की पढ़ाई काफी अच्छी होती थी, इसका भी शिक्षा दी जाती। तो प्रारंभिक मध्यकाल में इन विषयों की कह सकते शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या था, प्रौद्योगिकी। तो सिंचाई में टेक्नोलॉजी का यूज होता था, प्रौद्योगिकी, जैसे पानी को सींचने के लिए जैसे राहट का प्रयोग होता था, तालाब में से कैसे पानी निकाला जाएगा, इसमें कह सकते हैं सिंचाई में टेक्नोलॉजी का यूज होता था। खेतों को बोने के लिए, खेतों को जोतने के लिए टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में भी अगर आप देखेंगे, कुओं को खोदने के लिए, नहरों को खोदने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, यानी पाठ्यक्रम, यानी पाठ्य पुस्तकें कैसे बनेगी, किताबें कैसे छपेंगी, आवाजाही के लिए, यातायात के लिए भी यहाँ पर हम लोगों को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज हम लोगों को देखने को मिलता ही मिलता है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और 17वें चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, और जितना मैंने बता रखा है उतना आपको पढ़ के जाना है। और ये पार्ट नंबर 2 है इस वीडियो का। अगर मैं बात करूं BHIC 105 की आपको जो किताब है उसका मैंने पार्ट 1 पढ़ा रखा है, आप लोग उसको चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। ये पार्ट 2 है, बाकी बचे हुए जितने चैप्टर मैंने इसमें पढ़ा दिया है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जितना मैंने पढ़ा रखा है एग्जाम में यही आएगा, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जो जो मैंने पढ़ाया है वही वही पेपर में आएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। जो जो चीजें मैंने बताई इसको रिवाइज कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आपका यही आने वाला, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। और अच्छे से जो पांच क्वेश्चन लिख करके आने हैं, और पूरे 3 घंटे आप यूज करके आइएगा, टेंशन नहीं लेनी, पेपर वैसे भी आपका अच्छा ही जाने वाला है। तो BHIC 105 का जो 17 के 17 चैप्टर थे वो मैंने पढ़ाने की कोशिश की। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और टेंशन मत लेना, एग्जाम वैसे अच्छा जाएगा, और पेपर को सही से लिख करके आइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक